AE12 हिंदी अध्याय 111 दिव्य प्रार्थनाएं छोटा वृक्ष आत्मा भट्टी _2 है। बेन ने उसे देखा और वह जल्दी से काम में लग गया। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। हालांकि वह हमेशा बकबक करता रहता था, लेकिन जब काम की बात आती थी तो वह सचमुच मेहनती था। जब से वह उनके साथ आया है, उसके और उसके पिता के सप्ताहांत काफी सुकून भरे हो गए हैं। लॉन कौन काम करने के हर मौके का फायदा उठाता था, खासकर जब गंदे और थकाऊ कामों की बात आती थी। उसे मुश्किल से एक उंगली भी उठाने देता था। ठीक है, मदद करने के लिए आने से पहले अपने हाथ धो लो और साफ हो जाओ। हमारे पास कुछ ग्राहक आ रहे हैं। ठीक है, चिंता मत करो बॉस लेडी, लॉन कौन ने अपने प्रयासों को दोगुना करते हुए कहा। उसे देखते ही उसे असीम ऊर्जा मिलती थी। हम इतनी छोटी सी दुकान है, फिर भी इतनी सुंदर औरत है। जवान लड़की, इस साल आपकी उम्र क्या है? एक अश्लील आवाज ने पूछा। लॉन कौन, जो उस समय झाड़ू लगा रहा था, ने तुरंत ऊपर देखा। तभी कुछ ग्राहक अंदर आ गए। 5 ग्राहक थे और सभी हटे कट्टे थे। 2 तो भारी भरकम कवच पहने हुए थे। वे जरूर पेशेवर लोग होंगे। उनके सामने खड़े हैं बेन, भालुओं के समूह के सामने खड़े मेमने की तरह असहाय दिख रहे थे। आप सब क्या खाना पसंद करेंगे? हम मुख्य रूप से रिब राइस और रिब नूडल्स परोसते हैं, बेन ने पूछा। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। समूह प्रवेश द्वार के पास एक मेज के पास बैठ गया। पहले बोलने वाले गंजे आदमी ने जवाब दिया, क्या मैंने अभी तुमसे कुछ नहीं पूछा था? इस साल तुम्हारी उम्र क्या है? खाने की बात तो तुम ही तय करो, बस खूब सारा ले आना, हमारी भूख बहुत ज्यादा है। बेन एक क्षण के लिए हिचकिचाए, लेकिन अंततः बोले, मैं 16 वर्ष का हूं। कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें, और पीछे की ओर मुड़ गए। जल्दी मत जाओ, हमारी सेवा के लिए वो जवान लड़का मौजूद है ना? तुम यहीं रुको और हमसे बातें करो। गंजे आदमी ने बेन को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। बेन सहज ही बच गया। उसका हाथ छूट गया, लेकिन उसकी आस्तीन पकड़ने में कामयाब रहा। असंतुलित होकर वह लड़खड़ा गई और एक चौंकी हुई चीख के साथ मेज को पकड़कर खुद को संभाला। क्या हो रहा है बॉस? मुझे इन ग्राहकों का ध्यान रखने दीजिए, लॉन कौन ने बेन के सामने आते हुए कहा। और तुम कौन हो? जाओ खाना परोसो, अधीरता से एक और भारी भरकम आदमी ने लॉन कौन को धक्का देते हुए कहा। लॉन कौन ने तेजी से प्रतिक्रिया की। अपनी उंगलियों के एक झटके से उसने बेन की आस्तीन के उस हिस्से को काट दिया जिसे पकड़ा गया था। बेन को अपनी ओर खींचा और तेजी से उसके साथ पुरुषों के समूह से कई मीटर दूर खिसक गया। हम मंदिर मुख्यालय के पास हैं, तुम्हें यहाँ परेशानी नहीं खड़ी करनी चाहिए। लॉन कौन ने बेन के सामने खड़े होकर उन्हें कड़ी चेतावनी दी। हाँ, हम अभी अभी मंदिर मुख्यालय से आए हैं। हमारे बड़े भाई ने अभी अभी मुख्यालय मूल्यांकन पास किया है। अब वह 7वें दर्जे का योद्धा राजा है। और क्या हमने क्या किया है? हमने तो बस उस खूबसूरत जवान लड़की को हमारे साथ खाने पर आने के लिए कहा था, बस। मैं तुम्हें फिर से चेतावनी देता हूँ, यहाँ कोई उपद्रव मत करो। मैं स्पिरिट फनेस अकादमी का छात्र हूँ। मेरे गुरु एक 9वीं श्रेणी के दिव्य शूरवीर हैं। ये कहते हुए लॉन कौन ने अपना दाहिना हाथ उठाया। उसके हाथ में एक चमकीली रोशनी आई और शूरवीर की तलवार उसकी हथेली में आ गिरी। पवित्र डायवर्जन स्पिरिट फनेस उसकी छाती पर चमक उठी। सुनहरी रोशनी उसके पैरों के चारों ओर फैल गई। आध्यात्मिक शक्ति एकत्रित हो गई। स्पिरिट फनेस अकादमी, ये शब्द सुनते ही पहले बेपरवाह योद्धा लगभग एक साथ उठ खड़े हुए। लॉन कौन के हाथ में अकादमी का बैज देखकर उनके चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। माफ करें, हमने आपको परेशान किया, योद्धाओं ने जल्दी से कहा और बिना कुछ कहे चले गए। लॉन कौन ने एक क्षण के लिए रुककर पूछा, क्या स्पिरिट फनेस अकादमी का नाम इतना उपयोगी है? अरे, तुमने हमारे ग्राहकों को क्यों भगा दिया? उसके पीछे से एक मधुर आवाज आई। जल्दी से अपनी तलवार को दूर रखते हुए लॉन कौन ने पलटकर देखा कि बेन उसे अजीब भाव से देख रहा था। मुझे माफ करना बॉस लेडी, मैं गलत था। उसने बिना कोई स्पष्टीकरण दिए तुरंत माफी मांग ली। बस भूल जाओ, अब से मुझे बॉस लेडी मत कहना। ये तुम्हारे लिए शर्मनाक नहीं है, लेकिन मेरे लिए शर्मनाक है। बस मुझे बहन कहो। ठीक है देवी बहन, लॉन कौन बहुत खुश हुआ। बेवकूफ, मुझे बेन बहन कहो। ठीक है बेन बहन। हम इस स्पिरिट फनेस अकादमी का क्या हाल है? अच्छा, वह लॉन कौन को जैसे ही कुछ समझ नहीं आया कि कैसे समझाए, अचानक उसके आसपास की हर चीज घूमने लगी। उसके सामने का दृश्य बुलबुलों की तरह बिखर गया। अगले ही पल वह उस चमकदार सुनहरे हॉल में वापस आ गया।
पुरानी यादें एक साथ वापस आ गईं और जो कुछ भी हुआ था वह उसके दिमाग में गहराई से अंकित हो गया। इस समय हॉल में कोई और चैंपियन छात्र नहीं था, और 9 महान ज्ञानी आत्मा भट्टियों में से एक को छोड़कर बाकी सभी, जिनका प्रतिनिधित्व 9 महान ऋषि करते थे, वहां मौजूद थीं। वह वही थी जिससे वह सबसे ज्यादा परिचित और जुड़ा हुआ महसूस कर रहा था। उसके आगे ही एक चमकदार महिला आकृति खड़ी थी। खुद को रोक न पाने के कारण लॉन कोन ने पूछा, क्या ये सिर्फ मेरा आकलन था? हाँ, यह आपका आकलन था। हर किसी की परीक्षा उसकी अपनी परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग होगी, जो उसके दिल की सबसे महत्वपूर्ण बातों को प्रभावित करेगी। ठीक है, मुझे लगता है मैं परीक्षा में पास नहीं हुआ। आप मुझे कोई और स्पिरिट भट्टी चुनने के लिए ले जा सकते हैं। मूल्यांकन के परिणाम की बात करें तो लॉन कोन को कोई उम्मीद नहीं थी। नहीं, तुमने बहुत अच्छा किया। एक शूरवीर होने के नाते तुमने कोई मजबूरी नहीं दिखाई। तुम अपने प्रियजन की रक्षा करने और दुकान को नुकसान से बचाने में कामयाब रहे। बस एक ही समस्या है कि तुमने स्पिरिट फनेस अकादमी के सदस्य के रूप में अपनी पहचान ठीक से नहीं छिपाई, जिससे भविष्य में तुम्हें कुछ परेशानी हो सकती है। लेकिन कुल मिलाकर तुमने बहुत अच्छा किया। आह, क्या यह अच्छा था? लॉन कोन दंग रह गया। ये तो मूल्यांकन था। उसने तो कुछ किया ही नहीं, है ना? उसने तो कोई लड़ाई भी नहीं लड़ी, और उसे अच्छा माना गया। इस मूल्यांकन की मांग ज्यादा नहीं लगती। हाँ, बहुत अच्छा। तो तुम पास हो गए। कोमल महिला स्वर ने पुष्टि की। क्या ये सब इतना बेतरतीब था? लॉन कोन ने उसे घूरते हुए पूछा, तो तुम्हारा क्या मतलब है? कोमल स्त्री स्वर ने कहा, चूंकि तुम मेरे मूल्यांकन में उत्तीर्ण हो गए हो, इसलिए स्वाभाविक रूप से तुम मेरे द्वारा चुने गए हो। अब हम अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। ओह! अचानक आई खुशी से लॉन कोन थोड़ा हतप्रभ रह गया। वह कैसा अस्तित्व था! डीन को भी उसका सम्मान करना पड़ा। वह 9 महान बुद्धि आत्मा भट्टियों की प्रमुख थी। यह आकलन करने के बाद कि उसने लगभग कुछ भी नहीं किया, उसे पास कर दिया गया। और वह उसके साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करना चाहती थी। क्या ये बहुत बचकाना नहीं था? और क्या वाकई अच्छी चीजें आसमान से टपकती हैं? इस अवास्तविक अनुभूति ने लॉन कोन को थोड़ा घबरा दिया। रुको, 1 मिनट रुको। मुझे तो ये भी नहीं पता कि तुम किस तरह की आत्मा की भट्टी हो। महिला की आवाज ने शांति से कहा, मैं दिव्य प्रार्थनाएं लघु वृक्ष स्पिरिट फनेस हूँ, जो स्पिरिट फनेस अकादमी में अग्रणी है। प्रारंभिक क्षमता, आपकी सभी स्पिरिट फनेस एक अतिरिक्त समय में विकसित हो सकती हैं। मेरी दिव्य प्रार्थना की शक्ति ज्ञानवर्धक है। विकसित होने के बाद ये भविष्य में आपको अतुलनीय प्रवर्धन प्रदान करेगी। यह इतना शक्तिशाली है। लॉन कोन हक्का बक्का रह गया। हस्ताक्षर करे या नहीं? अगर नहीं, तो अब आप जा सकते हैं। दिव्य प्रार्थनाएं छोटा पेड़ थोड़ा भावुक लग रहा था। लॉन कोन ने कमजोरी से पूछा, वरिष्ठ, क्या मैं इसे स्थानांतरित कर सकता हूँ? क्या मैं अनुबंध स्थानांतरित कर सकता हूँ? नहीं। 3। हम। लॉन कोन अचंभित रह गया। 2। अरे सीनियर, बिना कुछ कहे उल्टी गिनती शुरू मत करो। 1। मैं हस्ताक्षर कर दूंगा। लॉन कोन ने तुरंत निर्णय लिया और तुरंत पीछे हट गया। लॉन कोन, क्या तुम मेरे साथ एक समान अनुबंध पर हस्ताक्षर करने को तैयार हो? दिव्य प्रार्थनाएं लघु वृक्षात्मा भट्टी। किसी भी परिस्थिति में हमें एक दूसरे के साथ समान व्यवहार नहीं करना चाहिए, एक दूसरे की सहायता नहीं करनी चाहिए, और अनंत काल तक एक दूसरे की रक्षा नहीं करनी चाहिए। मैं सहमत हूँ। बूम! आकृति से एक शानदार सुनहरी रोशनी फूट पड़ी और भव्य स्पिरिट भट्टी, जिसे लॉन कोन ने पहले देखा था, दृश्य में तैरने लगी और भी स्पष्ट हो गई। आकृति के माथे पर एक अजीबोगरीब भ्रूण था, जो सीधे लॉन कोन के माथे पर पड़ने वाली किरण में बदल गया। और इसी क्षण शानदार स्पिरिट भट्टी की सजावट फीकी पड़ने लगी और भट्टी धीरे धीरे सिकुड़ने लगी। तभी अचानक पूरा ज्ञान मंदिर फिर से गर्जना करने लगा। छोटे पेड़ का शरीर अकड़ गया। हम इतनी जल्दी? क्या कोई और ज्ञान आत्मा भट्टी मेरे साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करना चाहती है? छोटे पेड़ की आवाज में अविश्वास का भाव था जब लॉन कोन ने उत्सुकता से पूछा, क्या इसमें कुछ असामान्य है? उसने मन ही मन सोचा, आकलन इतना सरल है, तुम लोगों ने अपनी बुद्धिमत्ता की भट्टियों के साथ जाने की योजना बनाई होगी। छोटे पेड़ ने उत्तर दिया, बेशक यह असामान्य है। तार्किक रूप से चमकदार एंजल स्पिरिट फनेस के निकलने की सबसे अधिक संभावना होनी चाहिए, लेकिन इसके मूल्यांकन के लिए अभी भी समय की आवश्यकता होगी। ऐसा कैसे? लॉन कोन ने पूछा, तो क्या हम अभी भी इस अनुबंध पर हस्ताक्षर कर रहे हैं? संकेत, अब इन सब की चिंता मत करो।
जैसे ही छोटी पेड़ी बोली, उसके सामने की आत्मा की भट्टी सिकुड़ती गई, उसका अपना शरीर भी अलौकिक होने लगा। तीव्र ऊर्जा बाहर की ओर फूटने लगी, जिससे ज्ञान मंदिर का सुनहरा प्रकाश और भी चमकदार हो गया। लान कौन कौन ये समझने की कोशिश कर सकता था, छोटा पेड़ कमजोर होता जा रहा था और उसकी गति भी तेज थी। freewebnovel.com। क्या तुम ठीक हो? तुम्हारा आभामंडल क्यों बिगड़ रहा है? उसने हैरान होकर पूछा। छोटे पेड़ ने उत्तर दिया, आत्मा भट्टियों का सम्मिलन अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाएगा, अन्यथा तुम सम्मिलन कैसे कर पाओगे? भविष्य में जैसे जैसे तुम सुधरोगे, मेरा विकास भी होगा। तैयार रहो, मैं आ रहा हूँ। धधकती सुनहरी रोशनी फूट पड़ी और सिकुड़ी हुई स्पिरिट भट्टी लॉन कोन के माथे की ओर उड़ गई, मानो कोई सुनहरा मुकुट दोनों को जोड़ने वाले सुनहरे पैटर्न के साथ चल रहा हो। एक क्षण में लॉन कोन को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका माथा फट गया हो और कोई चीज अंदर घुसने के लिए दबाव डाल रही हो। ऐसा लग रहा था जैसे उसका मस्तिष्क दबाव से फट जाएगा। तीव्र दर्द के कारण वह तुरंत चीख पड़ा, लेकिन उसका शरीर ऐसा महसूस हुआ जैसे वह जम गया हो और बिल्कुल भी हिलने में असमर्थ हो। हजारों नीले प्रभामंडलों से आच्छादित चंद्रमा की पवित्रता सिर से पांव तक उमड़ पड़ी। यह उमड़ती और प्रबल शक्ति उसके पूरे शरीर पर छा गई और लॉन्ग डांगडांग को लगा जैसे उसका शरीर लगातार इस विचित्र ऊर्जा से धुल और प्रेरित हो रहा हो। उसका पूरा शरीर और अधिक आत्मा से भर रहा था और धीरे धीरे पारदर्शी लगने लगा। उसके शरीर में विद्यमान मूल दिव्य कमल आत्मा भट्टी और पवित्र विपथन आत्मा भट्टी स्वाभाविक रूप से शांत हो गईं, मानो वे छोटी हो गई हो, मानो किसी चीज का पूर्वानुमान लगा रही हो। सफेद जैड जैसी गोल ओरिजिन और 3 पैरों वाली डिंग भट्टी पर कोई सजावट नहीं थी, लेकिन वह जैड की तरह शुद्ध सफेद और कागज की तरह नाजुक थी। डिंग भट्टी के अंदर एक टिमटिमाती नीली लौ थी। ये लौ संघनित होकर एक तरल, रहस्यमय और सुंदर रूप ले रही थी। भट्टी की पतली दीवार के पार नीले रंग की प्रतिदीप्ति को धुंधला सा देखा जा सकता था। लॉन्ग डांग ने पाया कि उसका शरीर फूलता हुआ सा लग रहा था। सम्मिलन प्रक्रिया के दौरान उसके शरीर को धो रही चंद्र ऊर्जा लगातार अजीबोगरीब बदलाव ला रही थी। उसका शरीर फुलाए हुए गुब्बारे जैसा था, जो बेहद असहज था। हालांकि निर्मल चंद्र विशाल महासागरीय आत्मा भट्टी के प्रकट होने के कारण उसके शरीर के भीतर की आध्यात्मिक शक्ति उबलते पानी की तरह मंथन करने लगी। फैलाव के कारण उसका शरीर धीरे धीरे दर्द करने लगा। दर्द ने उसके शरीर के हर कोने को जकड़ लिया, मानो उसके शरीर को चीर रहा हो। अपने मन को थामे रहो, अपने आप को दृढ़ करो। विशाल महासागर की आवाज गूंजी, जिसमें गंभीरता का स्वर था। लॉन्ग डांग की आंखें और भी दृढ़ होती गईं। चाहे उसके शरीर में कितनी भी पीड़ा क्यों न हो, वह खुद को समझाता रहा कि चून की बुद्धि आत्मा भट्टी ने ये निर्णय लिया है, इसलिए ये गलत नहीं होगा। दूसरे पक्ष ने उसे चुना है, इसलिए वह विलय में निश्चित रूप से सफल हो सकता है। दर्द और भी गहराता जा रहा था, यहाँ तक कि उसका मानसिक आत्मिक सागर भी मानो फटने ही वाला था। निर्मल चंद्र विशाल महासागरीय आत्मिक भट्टी द्वारा लाई गई ऊर्जा बहुत अधिक थी। कोई आश्चर्य नहीं कि इन बुद्धि आत्मिक भट्टियों को मनुष्यों के साथ विलय करने के लिए अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस लौटना पड़ा। ये तो बस उसकी प्रारंभिक अवस्था थी। अगर यह अपनी प्रबलतम अवस्था में होती तो शायद वह एक पल में ही फट जाता। दर्द और अधिक गंभीर होता गया और लॉन्ग डांग की चेतना धुंधली होने लगी, लेकिन वह अपने दिल में खुद से कहता रहा, धीरज रखो, तुम्हें धीरज रखना होगा, चाहे कितना भी दर्द हो, तुम सफल होगे। शाबाश, तुम्हारी लगन तुम्हें टिके रहने देगी, लगता है मेरा चुनाव सही था, एक धीमी आवाज सुनाई दी। अगले ही पल लॉन्ग डांग के मन की दुनिया में अचानक एक ठंडी सी लहर दौड़ गई, जिसने उसे दर्दनाक मूर्छा से जगा दिया। दर्द का एहसास ऐसा था मानो पहाड़ और समुद्र पल भर में बह गए हों। लॉन्ग डांग ने पाया कि उसके शरीर में फिर से गति करने की क्षमता आ गई है और उसकी छाती के सामने जैड जैसी सफेद छोटी सी स्पिरिट भट्टी हवा में लटक रही थी। भट्टी के अंदर कोई लौ नहीं थी, बल्कि एक गहरा नीला तरल पदार्थ था। करीब से जांच करने पर पता चला कि छोटी सी स्पिरिट भट्टी में नीला तरल पदार्थ एक अथाह गहरे कुंड की तरह था, मानो वह उसकी आत्मा को उसमें विलीन कर देगा। क्या मैं सफल हुआ? लॉन्ग डांग ने खुद से पूछा। हाँ, तुमने कर दिखाया। अब मैं तुम्हारी आत्मा की भट्टी हूँ। वास्ट ओशन की आवाज कुछ अलौकिक लग रही थी, पहले जैसी स्पष्ट नहीं। आपकी स्वीकृति के लिए धन्यवाद, लॉन्ग डांग ने उत्साह से कहा। तुम्हें मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है, बस अपने फैसले पर पछतावा मत करो। वास्ट ओशन की आवाज पहले से अधिक ठंडी थी और उसका लहजा अजीब था। उसका क्या मतलब था? लॉन्ग डांग थोड़ा स्तब्ध रह गया।
उसी समय अचानक सदमे और गुस्से से भरी एक आवाज गूंजी, विशाल महासागर, तुम क्या कर रहे हो? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? अगले ही पल आसपास की रोशनी अचानक तीव्र हो गई और लॉन्ग डांग डांग अब कुछ भी नहीं देख सका। हालांकि पूरी प्रक्रिया बहुत छोटी थी और पलक झपकते ही वह खुद को दूसरी जगह पर पाया। यह एक भव्य हॉल था, स्वर्णिम चमक से भरा एक पवित्र स्थान। लॉन्ग डांग डांग उन लोगों को देखकर और भी अधिक आश्चर्यचकित हुआ जिनसे वह सबसे अधिक परिचित था। समय लॉन्ग कौन कौन कुछ ही दूरी पर पालथी मारकर बैठा था। उसकी छाती के सामने एक स्पिरिट भट्टी, जिसका शरीर हल्के सुनहरे रंग की चमक से चमक रहा था, जिस पर साधारण आकृतियां उकेरी गई थीं, एक कोमल प्रभामंडल उत्सर्जित कर रही थी। अगर कोई ध्यान से देखे तो देख सकता था कि ये साधारण पैटर्न अंततः स्वर्णिम स्पिरिट भट्टी की सतह पर एक स्त्री आकृति के रूप में एकत्रित हो गए हैं, जिसके हाथ प्रार्थना की मुद्रा में एक साथ जुड़े हुए हैं। उससे अजीबोगरीब सुनहरे प्रभामंडलों के चक्राकार तरंगें निकल रही थीं, जो लगातार लॉन्ग कोन को घेरे हुए थीं। ये देखकर लॉन्ग डांग डांग खुशी से फूली नहीं समाई। हालांकि उसने इसे किसी भी नज़र से देखा हो, लॉन्ग कोन ने हाल ही में जो स्पिरिट भट्टी खरीदी थी, उसमें एक खासियत थी जो उसे आम भट्टियों से अलग बनाती थी। ऐसा लग रहा था कि उसकी मेहनत बेकार नहीं गई थी। हालांकि इस समय अचानक सामने प्रकाश की रेखाएं चमक उठी, कुल 7 थीं। जब वे प्रकट हुईं तो प्रत्येक में एक विशाल आभा थी और वे वास्तव में 7 ज्ञान आत्मा भट्टियां थीं जिन्हें उन्होंने पहले देखा था। प्रत्येक आत्मा भट्टी के ऊपर उसी के अनुरूप आकृतियां भी दिखाई दी। हालांकि इन 7 आत्मा भट्टियों में से वह जो अब तक प्रभारी था, गायब था। एक आवाज जो कुछ पुरानी लग रही थी लेकिन हताशा से भरी हुई थी, गूंजी, विशाल महासागर, तुम एक इंसान के साथ कैसे घुल मिल सकते हो? तुम ऐसा क्यों करोगे? एक और युवा आवाज गूंजी, आपने इस बात का फायदा उठाया कि हम छात्रों की परीक्षा ले रहे थे, छोटे पेड़ ने चुनाव किया और इस तरह की खामियों से चुपके से अंदर घुस आए। आप इसे कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? आप उसे नुकसान पहुंचाएंगे। क्या वे विशाल महासागर की बात कर रहे थे? लॉन्ग डांग डांग के दिल में एक गांठ पड़ गई, उसे नुकसान पहुंचाना, मुझे नुकसान पहुंचाना। क्या हो सकता है कि जिस आत्मा की भट्टी से वह अभी अभी जुड़ी थी, उसमें कोई समस्या थी? 9 महान बुद्धि आत्मा भट्टियां 7 यहाँ हैं, कुन एक के साथ जुड़ गई और वह भी। क्या ऐसा हो सकता है कि जिस स्पष्ट चंद्र विशाल महासागर आत्मा भट्टी के साथ वह जुड़ गई थी, उसमें कोई समस्या थी? और इस समय विशाल महासागर से एक भी आवाज नहीं आ रही थी, मानो उसका अस्तित्व ही न हो। हालांकि लॉन्ग डांग डांग को पूरा यकीन था कि उसका पिछला अनुभव कोई भ्रम नहीं था, क्योंकि वह स्पष्ट रूप से अपनी छाती के भीतर एक अजीब आत्मा की भट्टी से एक ठंडी आभा बिखेरती हुई महसूस कर सकती थी। रुको, आदरणीय वरिष्ठजनों, आखिर क्या हो रहा है? क्लियर मून वास्ट ओशन स्पिरिट फनेस, क्या ये बुद्धिमानों में से एक नहीं है? लॉन्ग डांग डांग ने असमंजस में पूछा। इस क्षण 7 बुद्धिमान लोग चुप हो गए। कुछ सेकंड बाद पहले वाली बुरी आवाज ने धीरे से कहा, वह नहीं है। लॉन्ग डांग डांग ये कहने से खुद को नहीं रोक सका, लेकिन उसने कहा था कि वह एक बुद्धि आत्मा भट्टी था। बुरी आवाज ने गहरी सांस ली और कहा, वास्तव में वह बुद्धि आत्मा भट्टियों में से एक है। आपके साथ विलय के बाद वह संभवतः नींद में सो गया होगा क्योंकि आपका शरीर अभी इसे सहन नहीं कर सका था, और हम नहीं जानते कि यह नींद कितनी देर तक चलेगी। लेकिन वह हम 9 में से एक नहीं है, वह 10वीं बुद्धि आत्मा भट्टी है। लॉन्ग डांग डांग चौंका, वहां 10वीं बुद्धि आत्मा भट्टी है। अगर मैं उसके साथ विलय करूं तो क्या कोई समस्या होगी? 7 बुद्धिमान एक बार फिर थोड़ी देर के लिए चुप हो गए, मानो वे उसके प्रश्न का उत्तर देने में अनिच्छुक हों। लॉन्ग डांग डांग ने गहरी सांस ली, उसे एहसास हुआ कि वह मुसीबत में फंस गया है। एक ऐसी मुश्किल समस्या जिससे स्पिरिट फनेस अकादमी के शीर्षस्थ विद्वान भी जूझ रहे थे। कृपया मुझे बताएं, मुझे लगता है कि मुझे जानने का अधिकार है। अगर यह आपकी लापरवाही के कारण हुआ है तो मैं मुआवजा चाहता हूं। वह इस समय बहुत शांत था, या शायद निर्मल चंद्रमा विशाल महासागरीय आत्मा भट्टी की ठंडक ने उसे शांत रखा था। विद्वानों की बातचीत से उसे धीरे धीरे आभास हुआ कि निर्मल चंद्रमा विशाल महासागरीय आत्मा भट्टी में कुछ गड़बड़ है। इस समस्या को इन बुद्धिमान विद्वानों को सुलझाना चाहिए था, लेकिन छात्रों का मूल्यांकन करते समय उनकी गलती हो गई थी। बुरी आवाज ने फिर आह भरी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा। या यूं कहें कि हम लापरवाह थे। ये भयानक है। स्मॉल ट्री ने समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले हमें बताया था कि उसका पार्टनर लॉन्ग कौन है, और आपने अपना बैज अपने छोटे भाई को दे दिया। आप लॉन्ग डांग डांग हैं, है ना?
लांग डांग डांग ने सिर हिलाया। हाँ, मैं लांग डांग डांग हूँ। वृद्ध स्वर ने कहा, इस बार हमने जो सुनहरे रंग के बैज जारी किए हैं वे आप चैंपियनों के लिए हैं। ये आपको हमारे पुनर्मूल्यांकन में भाग लेने का एक अतिरिक्त अवसर देते हैं। यदि आप उत्तीर्ण होते हैं तो आपको हमारी बुद्धिमत्ता की भट्टी के साथ विलय करने का अवसर मिलेगा। अधिकता की अपेक्षा न्यूनता को वरीयता देने के सिद्धांत पर आधारित ये परीक्षा कठिन है और आप उत्तीर्ण हो पाएंगे या नहीं यह आपकी क्षमताओं पर निर्भर करता है। इस दौरान आपके व्यवहार पर नजर रखने के लिए आपको ये बैज 2 सप्ताह पहले दिया गया था। यह अपने आप में मूल्यांकन का एक हिस्सा है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से आपने अपना बैज अपने छोटे भाई को दे दिया। निस्संदेह आप इस स्पिरिट फनेस प्रोविडेंशियल सिलेक्शन रिचुअल में शीर्ष छात्रों में से हैं, और इसी कारण से वास्ट ओशन ने आपको चुना है। क्लियर मून वास्ट ओशन स्पिरिट फनेस स्वयं एक विजडम स्पिरिट फनेस है। एक समय ये विजडम स्पिरिट फनेस में सबसे शक्तिशाली भी थी। हालांकि इसमें कुछ समस्याएं आई और विशेष कारणों से यह अपूर्ण हो गई। सटीक रूप से कहें तो यह एक विजडम स्पिरिट फनेस नहीं बल्कि एक जोड़ी है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और जब साथ होते हैं तो इनकी संयुक्त शक्ति अद्भुत होती है। एक विशेष बड़ी प्राकृतिक आपदा में वे अलग हो गए। क्लियर मून विशाल महासागर स्पिरिट फनेस का साथी गायब हो गया। हमारे विचार से उसे उस आपदा में गायब हो जाना चाहिए था। आपने उस आपदा के बारे में जरूर सुना होगा। ये 10,000 साल पहले का वह क्षण था जब शून्य में दरार पड़ी और राक्षस अवतरित हुए। उस समय क्लियर मून विशाल महासागर स्पिरिट फनेस और उसका साथी हमारी दुनिया के आवश्यक रक्षकों में से एक थे और अन्य 10 बुद्धि स्पिरिट फनेस के साथ उन्हें 12 प्रैरी के रूप में जाना जाता था। उस समय इस महाद्वीप को पवित्र राक्षस नहीं बल्कि स्पिरिट फनेस महाद्वीप कहा जाता था। उस युग में स्पिरिट फनेस की संख्या आज की तुलना में सैकड़ों यहाँ तक कि हजारों गुना अधिक थी। लगभग हर कोई जिसके पास थोड़ी सी भी प्रतिभा हो अपना स्पिरिट फनेस साथी पा सकता था। वे एक दूसरे की सहायता करते हुए साथ साथ विकसित हुए। उस आपदा के दौरान दानव जनजाति के आगमन के कारण 12 वॉचर्स में से केवल 3 ही जीवित बचे। क्लियर मून वास्ट ओशन स्पिरिट फनेस उनमें से एक था, हालांकि उसका दूसरा भाग उस आपदा में गायब हो गया। 10,000 से अधिक वर्षों के बाद भी जब मनुष्यों द्वारा राक्षसों का विनाश हो गया तो वह फिर कभी प्रकट नहीं हुआ। लांग डांग डांग ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, चूंकि वरिष्ठ विशाल महासागर कभी महाद्वीप का रक्षक था तो वह मुझे कैसे नुकसान पहुंचा सकता है। बुरी आवाज ने थोड़ी कड़वाहट के साथ कहा, वास्ट ओशन और उसके पूर्व साथी के बीच एक बहुत गहरा रिश्ता था। अपने साथी के गायब होने से वास्ट ओशन अधूरा रह गया और उसमें एक जुनून पैदा हो गया। उसका जुनून है किसी भी कीमत पर अपने खोए हुए साथी को ढूंढना। वह इंसानों के साथ घुलने मिलने का फैसला करता है और अपने मानव साथी के साथ मिलकर अपने खोए हुए आधे हिस्से को ढूंढने की उम्मीद करता है। क्लियर मून वास्ट ओशन स्पिरिट फनेस में मानवीय प्रतिभाओं के प्रति गहरी संवेदनशीलता है, इसलिए यह मानव प्रतिभाओं में से केवल सर्वश्रेष्ठ को ही चुनता है। इस चयन ने अनगिनत मानव प्रतिभाओं के जीवन को बर्बाद कर दिया है। वास्तव में इसे मनुष्यों के साथ जुड़ने से रोकने के लिए 10वीं बुद्धि स्पिरिट फनेस के रूप में यहां सीमित रखा गया था। ऐसा क्यों? प्रत्येक वाक्य के साथ लॉन्ग डांग डांग का दिल और भी गहरा होता जा रहा था, क्योंकि यद्यपि यह एक बुद्धि आत्मा भट्टी है और शीर्ष आत्मा भट्टियों में से एक हुआ करती थी, अब यह अपूर्ण है। इसके दूसरे आधे भाग की अनुपस्थिति में ये केवल एक बार ही विकसित हो सकती है। इसके साथ विलय और अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद ये और अधिक विकसित नहीं हो सकती, जिससे मेजबान की शक्ति में ठहराव आ जाता है। शक्ति केवल चरम 6ठी रैंक तक ही पहुंच सकती है, लेकिन 7वीं रैंक तक कभी नहीं। एक पल में लॉन्ग डांग डांग को अपने पूरे शरीर में ठंडक महसूस हुई। उसकी आंखें एकाग्र नहीं रहीं और वह मुंह खोले खड़ा रहा, लेकिन एक शब्द भी नहीं बोल पाया। शक्तिशाली दुनिया का द्वार उसके सामने मुश्किल से खुला था, लेकिन निर्मल चंद्र विशाल महासागरीय आत्मा भट्टी ने उसे फिर से बंद कर दिया और उसे कसकर बंद कर दिया। बुद्धि मंदिर के भीतर अचानक एक चमकदार सुनहरी रोशनी फिर से फूट पड़ती है और सुनहरी रोशनी के नीचे लॉन्ग डांग डांग के बगल में एक आकृति प्रकट होती है। लॉन्ग डांग डांग ने अनजाने में अपना सिर घुमाकर देखा। सुनहरी रोशनी में यह कोई और नहीं बल्कि उसका चचेरा भाई लिंग मेंगलू था। चमकदार सुनहरी आभा मनमोहक मंत्रोच्चार से गूंज रही है। उसके सिर के ऊपर एक पूरी तरह से सुनहरे रंग की आत्मा की भट्टी मंडरा रही है। ये बेहद अनोखी है, जिस पर अनगिनत पंख जैसे डिजाइन उकेरे गए हैं। आत्मा की भट्टी के ऊपर एक सुनहरा देवदूत लटका हुआ है। पीठ पर 6 पंखों वाला ये देवदूत दिव्यता और प्रकाश की अनुभूति से ओतप्रोत है।
सुनहरी किरणें धागों की तरह नीचे उतरती हैं, लगातार लिंग मेंगलू के शरीर में समाती जाती हैं। यह उसके पहले से ही सुंदर चेहरे पर और भी अधिक मनमोहक और दिव्य आभा बिखेरती है। ल्यूमिनस एंजल स्पिरिट फनेस की चुनौती बच्चे ने आसानी से पूरी कर ली, जैसा कि हमने अनुमान लगाया था। बुरी आवाज में राहत की झलक है। लॉन्ग डांग डांग के मन में तुरंत उस सुनहरे गोले की याद आती है जो दानव जनजाति के खिलाफ उनकी संयुक्त लड़ाई के दौरान उसके माथे पर प्रकट हुआ था। क्या उस समय एक सुनहरी परी का जन्म नहीं हुआ था? ऐसा लगता है कि उसका इस आत्मा की भट्टी से कोई संबंध था। उसे याद आता है कि वह 9 ज्ञानियों में से एक थी। उसे इसका नाम चमकदार परी आत्मा भट्टी अभी ही पता चला है। निस्संदेह यह एक बहुत शक्तिशाली उपस्थिति है। 9 बुद्धिमानों में से 7 उसके सामने खड़े हैं। बाकी 2 ने उसके भाई और चचेरे भाई के साथ अनुबंध किया, जिससे उसके इस सिद्धांत की पुष्टि हुई कि वह 10वीं बुद्धि आत्मा भट्टी का अनुबंध कर रहा है। उसके दिल में एक कड़वाहट फैल जाती है। क्या उसे जिंदगी भर के लिए छठे दर्जे पर रोक दिया जाएगा? शायद अगर उसने कौन कौन को प्रतीक चिन्ह न दिया होता तो यह नौबत ही न आती। अब जिसने वास्तव में बुद्धि आत्मा भट्टी के साथ अनुबंध किया था वह शायद खुद ही रहा होगा, और निर्मल चंद्र विशाल महासागर आत्मा भट्टी ने कौन कौन को ही चुना हो, यह जरूरी नहीं। तब ये सब न होता। लेकिन क्या उसे इसका पछतावा है? ये भी संभव है कि स्पष्ट चंद्र विशाल महासागर ने कौन कौन से अनुबंध कर लिया हो। तो क्या इससे कौन कौन बर्बाद नहीं हो जाता? बेहतर है कि वह अनुबंध कर ले, कम से कम उसकी मानसिकता कौन कौन से ज्यादा दृढ़ है। freewebnovel.com। वरिष्ठ, क्या अनुबंध रद्द करना संभव है? लॉन्ग डांग डांग ने शांत होते हुए पूछा। 7 बुद्धिमान व्यक्ति चुप हो गए। पिछले अनुबंध के सभी विवरण लॉन्ग डांग डांग के दिमाग में तैरने लगे। लॉन्ग डांग डांग, क्या तुम मेरे साथ एक समान समझौता करने को तैयार हो? क्लियर मून वास्ट ओशन स्पिरिट फनेस। चाहे कोई भी कारण हो, एक दूसरे के साथ समान व्यवहार करो, एक दूसरे की निगरानी में सहायता करो, जीवन के अंत तक एक दूसरे की हमेशा रक्षा करो। कारण चाहे जो भी हो। बच्चे, निराश मत हो। बुजुर्ग आवाज ने धीरे से कहा। क्लियर मून वास्ट ओशन स्पिरिट फनेस क्षतिग्रस्त हो सकता है, लेकिन ये स्वाभाविक रूप से बेहद शक्तिशाली है। अगर तुम भविष्य में सचमुच इसके पूर्व साथी को ढूंढ पाओ तो उनकी संयुक्त शक्ति को इस समय दुनिया की सबसे दुर्जय स्पिरिट फनेस में से एक कहा जा सकता है, यहां तक कि बेजोड़ भी। आखिरकार वे 12 प्रेरी में से 2 थे। इसने कई सालों से कोई साथी नहीं चुना है क्योंकि पिछले कई प्रयासों के बाद ये निराश हो गया था। इस बार इसने तुम्हें चुना है, इसका मतलब है कि इसने तुम में क्षमता देखी है। वास्तव में हम 9 लोगों में इसे हमारा वरिष्ठ कहा जा सकता है। जब ये प्रेरी था तब हम बुद्धि स्पिरिट फनेस भी नहीं थे। अब जब समझौता हो गया है तो तुम्हें इस पर भरोसा करना ही होगा। शुक्रिया सीनियर। लॉन्ग डांग डांग समझ गया कि यह उसे दिलासा देने के लिए था, लेकिन हालात ऐसे हैं कि इससे क्या फायदा हो सकता था। इस क्षण लॉन्ग कोन कोन के सीने पर पड़ी सुनहरी रोशनी आखिरकार फीकी पड़ने लगी। उसके सामने की सुनहरी स्पिरिट भट्टी भी चुपचाप गायब हो गई और उसके दिल के ऊपर एक निशान छोड़ गई। लॉन्ग कोन कोन कुछ अधीर सा लग रहा था। उसने जल्दी से अपनी आंखें खोली। सबसे पहले उसने लॉन्ग डांग डांग की ओर देखा। भाई, वह जोर से चिल्लाया और फिर अपने पैरों पर उछलकर जल्दी से लॉन्ग डांग डांग की ओर दौड़ा। लॉन्ग डांग डांग मुस्कुराया और बोला, बधाई हो, आपको बुद्धि आत्मा भट्टी की मान्यता प्राप्त हो गई है। नहीं भाई, तुम। हालांकि लॉन्ग कोन कोन अभी अभी दिव्य प्रार्थनाओं के छोटे वृक्ष की आत्मा भट्टी में विलीन हुआ था, फिर भी वह बाहर हो रही हर आवाज सुन सकता था। इस समय उसकी भावनाएं आपस में उलझी हुई थीं। कुछ देर के लिए उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। लॉन्ग डांग डांग ने उसके कंधे पर थपथपाया और हंसते हुए कहा, क्या बात है? मुझसे ईर्ष्या? मैं जिससे विलीन हो गया था वह एक पूर्व द्रष्टा था, पवित्र और राक्षसी भूमि का नाम बदलने से पहले एक अति आत्मा भट्टी। लॉन्ग कोन कोन की आंखें बेकाबू होकर रोने से लाल हो गई थीं। वाह, तो तुम्हें रोना आता है। मुझे लगा था कि तुम सिर्फ विलाप करना जानते हो। देखो, मुझे अपनी बात दोहराने पर मजबूर मत करो। दरअसल सीनियर वॉस्ट ओशन ने मुझे बताया था जब हम घुल मिल रहे थे कि उसे पता है कि उसका पूर्व साथी कहाँ है। हालांकि उसके पूर्व मेजबान में जरूरी क्षमताएं नहीं थीं, लेकिन मैं अलग हूँ। मेरे पास विशेष क्षमताएं हैं। भले ही मेरी ताकत 7वीं रैंक से कम हो, मैं 7वीं रैंक से आगे भी युद्ध शक्ति का इस्तेमाल कर सकता हूँ। इसलिए मैं उसे उसके पूर्व साथी को फिर से ढूंढने और फिर से स्वस्थ होने में मदद कर सकता हूँ। शुरू में मैं ये कहना नहीं चाहता था, लेकिन अगर मैं नहीं कहता तो तुम बस एक सिसकी सी गंदगी में बदल जाओगे, और फिर क्या?
उसके शांत व्यवहार को देखकर लॉन कोन ने रोना बंद कर दिया। सच में? लॉन डांग ने आंखें घुमाई और कहा, क्या तुम अपना दिया हुआ उपनाम भूल गए हो? बचपन से लेकर अब तक मुझे कौन बेवकूफ बना सकता है? मैं कब तुम्हारे बाद सफाई नहीं करता था? लॉन कोन एक पल के लिए अचंभित रह गया। सचमुच तुम हमेशा कुछ न कुछ छुपाने वाले इंसान हो। मैं इसके बारे में कैसे भूल गया? लॉन डांग ने गर्व से कहा, क्या तुमने सुना नहीं कि वरिष्ठ ने क्या कहा? मेरी ज्ञान आत्मा भट्टी दुनिया में सबसे शक्तिशाली मानी जाती है। केवल मेरे जैसा कोई चुना हुआ व्यक्ति ही ऐसी आत्मा भट्टी के साथ विलय कर सकता है। लॉन कोन ने तुरंत हंसते हुए कहा, देखो तुम कितने घमंडी बन रहे हो। ये शक्तिशाली है या नहीं, ये हमें तब पता चलेगा जब हम इसे आजमाएंगे। तभी हवा में गूंजता मंत्र धीरे धीरे शांत हो गया। भाइयों ने ऊपर देखा तो आकाश में 6 पंखों वाला देवदूत धीरे धीरे सिकुड़ता हुआ अंततः 2 पंखों वाले देवदूत में परिवर्तित होकर आत्मा की भट्टी में डूब गया। भट्टी पर पंखों के आकार काफी कम हो गए और आकाश से नीचे उतरकर एक सुनहरे प्रकाश के रूप में लिंग मेंगलू के माथे पर समा गए। अगले ही क्षण वह सुनहरा आकार धीरे धीरे फीका पड़ गया और दिव्य प्रकाशमान आभा भी मंद पड़ने लगी। चचेरी बहन ने भी अपना फ्यूशन पूरा कर लिया है। लॉन डांग ने लिंग मेंगलू की दिशा में देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा। लिंग मेंगलू की दिव्य आभा फीकी पड़ गई, मानो कोई देवदूत धरती पर उतर आया हो और एक अद्वितीय सौंदर्य में परिवर्तित हो गया हो। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली, उसकी नजर लॉन भाइयों पर पड़ी। तुम में से कौन डांग है और कौन कोन? उसने पूछा। वह स्वयं ये समझ नहीं पा रही थी। लॉन कोन ने जैसे कि अपने मूड को वापस पा लिया हो, मुस्कुराते हुए कहा, मैं लॉन डांग हूं। तुम जरूर कोन होगे। तुम्हारे भाई ने मुझे कभी ऐसे नहीं मुस्कुराया। जब तक वे आपस में बात नहीं करते, वो नहीं बता सकती थी कि कौन है, और जैसे ही लॉन कोन ने अपना मुंह खोला, पोल खुल गई। चचेरी बहन, इतना स्मार्ट होने के कारण भविष्य में प्रेमी ढूंढना मुश्किल हो सकता है, लॉन कोन ने मजाक में कहा। लिंग मेंगलू थोड़ा मुस्कुराया, तो क्या तुम मेरे प्रेमी बनोगे, मेरे प्यारे चचेरे भाई? अरे नहीं, तुम्हें मेरे भाई से पूछना चाहिए, मैं तो पहले ही किसी के चंगुल में फंस चुका हूं। ये कहते हुए लॉन कोन लॉन डांग के पीछे खिसक गया और उसे धक्का दे दिया। लिंग मेंगलू ने लॉन डांग की तरफ देखा, उसकी नजरें थोड़ी उलझी हुई थी। हालांकि इस वक्त उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। लॉन डांग ने उस पर हल्का सा मुस्कुराया और कहा, बधाई हो चचेरी बहन। लिंग मेंगलू अचानक हंस पड़ा, तो आपका उपनाम नेवर रिवील ऑल है। ये बिल्कुल उपयुक्त है। लॉन डांग ठिठक गया। अब जबकि स्पिरिट फनेस का सम्मेलन पूरा हो गया है, क्या हम जा सकते हैं? एक कर्कश वृद्ध स्वर सुनाई दिया, आप ज्ञान आत्मा भट्टी के साथ विलीन हो गए हैं। आपके शरीर फिलहाल और अधिक आत्मा भट्टियों को नहीं संभाल सकते। इसके साथ ही ईश्वरीय चयन अनुष्ठान समाप्त होता है। भविष्य में आपको अपनी आत्मा भट्टियों को उचित रूप से विकसित करना होगा। उनकी वृद्धि आपकी प्रगति के साथ साथ होगी। जब आप जिस ज्ञान आत्मा भट्टी के साथ अनुबंधित हैं, वह पूरी तरह से एकीकृत हो जाएगी, तो वह जागृत होगी और मार्गदर्शन प्रदान करेगी। हाँ, लिंग मेंगलू, लॉन डांग और लॉन कोन ने एक साथ झुककर जवाब दिया। अगले ही पल सुनहरी रोशनी फूट पड़ी और उनके आसपास की हर चीज अवास्तविक हो गई। जब उन्हें अपने पैरों के नीचे फिर से ठोस जमीन का एहसास हुआ, तो वे स्पिरिट फनेस अकादमी के चौक में वापस पहुंच गए थे। वापस लौटे छात्रों, कृपया अपने छात्रावासों में वापस लौटकर अपनी आत्मा की भट्टी पर ध्यान करें। शिक्षक की आवाज उनके कानों में गूंज उठी। किसी भी पेशेवर के लिए उनकी आत्मा की भट्टी ही उनका मूल रहस्य है, इसलिए अकादमी छात्रों से कभी नहीं पूछती कि उन्होंने आत्मा की भट्टी के दैवी चयन अनुष्ठान के दौरान किस चीज के साथ विलय किया। ये नियम है। चचेरे भाई, तो फिर हम पहले चलेंगे। लॉन डांग मुस्कुराया और लिंग मेंगलू की ओर हाथ हिलाया और लॉन कोन के साथ जाने की तैयारी करने लगा। रुको। हालांकि लिंग मेंगलू ने अपनी आस्तीन पकड़ ली और लॉन कोन से कहा, कोन पहले तुम वापस जाओ, मुझे तुम्हारे भाई से बात करनी है। लॉन कोन ने पलकें झपकाईं, क्या आप ये कह रहे हैं कि मैं आपके रास्ते में आ रहा हूं? वैसे चचेरे भाई, आपको क्या लगता है कि मेरा भाई मुझसे किसमें बेहतर है? लिंग मेंगलू ने उसकी ओर देखा, तुम्हारा भाई मुझसे ये सवाल नहीं पूछेगा। लॉन कोन ऊब गया, उसने खर्राटे लिए और हाथ हिलाते हुए जाने के लिए मुड़ा। लेकिन जब वह मुड़ा तो उसके चेहरे के भाव गंभीर हो गए और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई।
उसका दूसरा हाथ अनजाने में मुट्ठी में भींचा हुआ था। लिंग मिंगलू ने लॉन्ग डांगडांग की ओर देखा जो उसके सामने खड़ा था और उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। क्या तुम ठीक हो? लॉन्ग डांगडांग हंसा, मैं महान हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि मैं महान नहीं हूँ? लिंग मिंगलू ने अनिच्छा से मुस्कुराते हुए कहा, मैं इसे स्पष्ट रूप से सुन सकता हूँ। विशाल महासागर आत्मा भट्टी। लॉन्ग डांगडांग ने उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहा, एक बार चुनाव हो जाने पर कोई पछतावा नहीं होता। इस दुनिया में पछतावे की गोली जैसी कोई चीज नहीं होती और पछतावा अपने आप में निरर्थक है। हमें आगे देखना चाहिए। इसके अलावा मैंने अभी तक सीनियर वास्टोशन की बात नहीं सुनी है। वो एक पूर्व वॉचर थे, फिर भी उन्होंने मुझे चुना। कोई तो वजह होगी। अगर कोई मौका ही नहीं था तो उन्होंने मुझे क्यों चुना? लिंग मिंगलू चौंक गई। उसने सामने खड़े युवक को गौर से देखा, तुम मेरी सोच से कहीं ज्यादा समझदार हो। तुम एक अच्छे भाई हो। लांग डांग डांग हंसा, अच्छा छोटा भाई नहीं। लिंग मिंगलू थोड़ा शर्मा गया और चिढ़कर बोला, तुमने मेरा फायदा उठाने की हिम्मत की। सावधान रहो वरना मैं तुम्हें पीट दूंगा। प्यारे चचेरे भाई, मैं गलत था। मैं चलता हूँ। लॉन्ग डांग डांग ने मजाक किया, फिर भागने के लिए मुड़ा। कुछ ही कदम चलने के बाद वह रुका, लिंग मिंगलू की ओर मुड़ा और मुस्कुराया, पिछली बार मैंने जो कहा था उसकी चिंता मत करो। वह साथी चुनो जो तुम्हें सबसे अच्छा लगे। फिर वह मुड़ गया। उसके जाते हुए रूप को देखकर लिंग मिंगलू स्तब्ध रह गई। फिर उसके अंदर गर्व की भावना उमड़ पड़ी। उसने अपनी ठुड्डी थोड़ी ऊपर उठाई और सूरज की रोशनी उसके गाल पर पड़ी। एक पवित्र सुनहरी रोशनी में लिपट गई। लॉन्ग डांग डांग, तुम मुझे कम मानते हो। लॉन्ग कोन कोंग अपने छात्रावास में लौट आया, दरवाजा बंद कर लिया। हमेशा की तरह सीधे बिस्तर पर लेटने के बजाय वह साधना कक्ष में प्रवेश कर गया। वह साधना कक्ष में पालथी मारकर बैठा रहा, उसकी भावनाएं काफी देर तक शांत नहीं हुई। वह लॉन्ग डांग डांग को बहुत अच्छी तरह जानता था। जुड़वा होने के नाते उनके बीच कोई राज नहीं था। बेशक वह समझ सकता था कि लॉन्ग डांग डांग ने ये सब उसे दिलासा देने के लिए कहा था। लॉन्ग डांग डांग, तुम मुझे मजबूर क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम मेरे लिए सुस्ती, आलस्य करना नामुमकिन बना रहे हो? मैं एक सुंदर लड़का हूं जो बिना मेहनत के बस जीतना चाहता है, फिर भी तुमने मुझे कड़ी मेहनत करने पर मजबूर कर दिया। तुम बहुत चालाक हो। बोलते बोलते उसकी आंखें लाल हो गईं। ठीक है, ठीक है। किसने मुझे इतना शानदार और सुंदर लड़का बनाया? अब से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। दिव्य प्रार्थनाओं की लघु वृक्ष आत्मा भट्टी के साथ उसका नवगठित समझौता अभी भी उसके शरीर के साथ एकीकरण की प्रक्रिया में था। हालांकि इससे उसकी मौलिक भंवर आत्मा भट्टी पर नियंत्रण पर कोई असर नहीं पड़ा। भक्षण करने वाला भंवर उसकी छाती के सामने लॉन्ग कोनकोन के नियंत्रण में हवा में मौजूद सभी प्रकार की ऊर्जा को अवशोषित और रूपांतरित करता हुआ प्रकट हुआ। जब लॉन्ग डांग डांग अपने छात्रावास में लौटा तो उसने देखा कि बगल वाले कमरे का दरवाजा बंद था। वह लॉन्ग कोनकोन की तरफ से आ रहे ऊर्जा के उतार चढ़ाव को साफ महसूस कर सकता था। यह एलिमेंटल वोटेक्स स्पिरिट फनेस था जो साधना के लिए आसपास के वातावरण से विभिन्न तत्वों को खींच रहा था। क्या इस बच्चे को परिश्रम का महत्व समझ आने लगा है? अपने कमरे में लौटते हुए उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान उभरी। वह अपने बिस्तर पर जाकर बैठ गया। खिड़की के बाहर चमकती धूप और स्पिरिट फनेस अकादमी के खूबसूरत नज़ारे को देखते हुए लॉन्ग डांग डांग का दिल धीरे धीरे शांत हो गया। उसने अभी मेंगलू से जो कहा वह उसके अपने लिए भी था। इस दुनिया में क्या सर्वोपरि है? जब वे छोटे थे तो उसके और कौन कौन के विचार एक जैसे थे। उनका परिवार संपन्न था, उनके पिता एक शाखा मंदिर के उप मंदिराचार्य थे और उनका पारिवारिक व्यवसाय फल फूल रहा था। वे जन्मजात विजेता थे। उनकी प्रतिभा की परीक्षा के बाद ही उनकी दुनिया चुपचाप बदलने लगी। वह उत्कृष्ट था, लेकिन उसका भाई बेहद प्रतिभाहीन था। उस दिन से उनके माता पिता ने उसके भाई के लिए और भी ज्यादा प्यार दिखाया और लॉन्ग डांग कौन समझ गया कि वे कौन कौन के लिए चिंतित हैं। लेकिन क्या कौन कौन को वाकई इसकी परवाह नहीं थी? वे दोनों किशोर थे तो उन्हें इसकी बिल्कुल भी परवाह क्यों नहीं थी? कौन कौन की उदासीनता बस उनके परिवार को सुकून देने के लिए थी। तभी से लॉन्ग डांग कौन ने खुद को कड़ी मेहनत करने के लिए कहा। वह कौन कौन की रक्षा करना चाहता था ताकि वह बिना किसी हिचकिचाहट के जीतता रहे। आज की आत्मा भट्टी की ईश्वरीय चयन अनुष्ठान तक ही उसे लगा कि उसने आखिरकार अपने कंधों से बोझ उतार दिया है। लेकिन उसका जीवन अभी खत्म नहीं हुआ था, बल्कि अभी तो बस शुरुआत थी। उसे अपने लिए भी कड़ी मेहनत करनी थी। ये जितना कठिन और असंभव लग रहा था उतना ही दिलचस्प भी था।
लॉन्ग डांग डांग ध्यान से जागा तो आधी रात हो चुकी थी। जब उसने दिन में ध्यान करना शुरू किया तो उसने खिड़की खुली छोड़ दी। वह साधना कक्ष में नहीं गया बल्कि बिस्तर पर ही लेटा रहा। वह अनजाने में ही ध्यान की अवस्था में चला गया। खिड़की के बाहर चांदनी चमक रही थी जिससे उसके शरीर पर एक नर्म चांदी जैसी चमक फैल रही थी। उसके शरीर पर कोमल कुरकुरी अनुभूतियां छा गईं जिससे एक सुकून भरा एहसास हुआ। उस पल लॉन्ग डांग डांग ये जानकर हैरान रह गया कि उसे स्पिरिट भट्टी की उपस्थिति का एहसास हो रहा है, जो मूल दो नहीं बल्कि वही थी जिसके साथ उसने अभी अभी अनुबंध किया था और जिसने उसे परेशान भी किया था। अवचेतन रूप से उसका मन जैद जैसी सफेद स्पिरिट भट्टी में डूब गया। उसकी छाती के चारों ओर एक कोमल नीला प्रभामंडल छा गया और सफेद स्पिरिट भट्टी चुपचाप उसके सामने प्रकट हो गई। खिड़की के बाहर से आती चांदनी मानो अपनी मंजिल पा गई हो और भी ज्यादा चमकदार हो गई हो। सफेद स्पिरिट भट्टी से भी एक हल्की सी चमक फैल रही थी जो चांदनी को नीचे खींच रही थी। लॉन्ग डांग डांग ने तुरंत अपने शरीर के भीतर आध्यात्मिक शक्ति का संचार महसूस किया और वह आत्मा की भट्टी में प्रवाहित होने लगी। आश्चर्यजनक रूप से वह आत्मा की भट्टी में चमकती चांदनी के साथ विलीन होने लगी और कुछ अजीब बदलावों से गुजरने लगी जिन्हें वह ठीक से समझ नहीं पाया। यह क्या है? ऐसा कम ही होता है कि सच जानने के बाद भी आप निराश न हो। एक स्पष्ट युवा पुरुष की आवाज गूंजी जो किसी बच्चे की आवाज जैसी लग रही थी। वरिष्ठ विशाल महासागर। लॉन्ग डांग डांग चौंका और मन ही मन पूछा, आप 5वीं श्रेणी से नीचे की अपनी साधना के साथ मेरे साथ विलय करने में सक्षम थे, यह अच्छी बात है। यही तो मैं देखना चाहता था। स्पष्ट चंद्र विशाल महासागर आत्मा भट्टी लॉन्ग डांग डांग के प्रति अपने ही छल से बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई। सर, क्या उन्होंने जो कहा वह सच है? लॉन्ग डांग डांग ने पूछा। क्लियर मून वास्ट ओशन स्पिरिट फनेस ने तिरस्कार पूर्वक उत्तर दिया, वे कुछ नहीं जानते। हाँ, ये सच है। लॉन्ग डांग डांग अवाक रह गए। क्या तुम बिल्कुल भी नाराज नहीं हो? विशाल महासागर ने उत्सुकता से पूछा। लॉन्ग डांग डांग ने कड़वी मुस्कान दी, क्या परेशान होने का कोई फायदा है? तुम सही कह रही हो, गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं। तुम अच्छी हो, मैंने इतने सालों में तुम्हें चुना है। क्या तुम जानती हो कि मैंने तुम्हें इस मुश्किल में क्यों डाला? नहीं, तुम्हारे साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने का फैसला क्यों किया? विशाल महासागर ने पूछा। लॉन्ग डांग डांग कुछ अवाक रह गया। मुझे प्रताड़ित करने वाला भी मेरी आत्मा का अपमान करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? मुझे नहीं पता, वास्ट ओशन ने जवाब दिया। स्वाभाविक है, क्योंकि मुझे तुम में आशा दिखी। भले ही यह आशा सिर्फ 1% ही क्यों न हो, मैं कोशिश करना चाहता हूं। इसके अलावा उन्होंने मुझे स्पिरिट फनेस अकादमी में बंद रखा है, ये बहुत ही दमघोंटू है। क्या आपके साथी को खोजने की केवल 1% संभावना है? लॉन्ग डांग डांग ने कड़वाहट से जवाब दिया। वास्ट ओशन ने उत्तर दिया, नहीं, सटीक रूप से कहें तो 1% भी नहीं है। लॉन्ग डांग डांग का मुंह थोड़ा सा फड़क उठा। उसका मन तो कर रहा था कि इस स्पिरिट भट्टी को थप्पड़ मार दूं। काश ये इतनी खूबसूरत न होती। वास्ट ओशन ने आगे कहा, मेरा साथी बहुत लंबे समय से लापता है, लेकिन मुझे यकीन है कि अगर वह सो भी रहा होगा तो उसे पूरी तरह से गायब नहीं होना चाहिए था। अगर वह चला गया होता तो शायद मैं भी यहाँ नहीं होता। ये सिर्फ क्षतिग्रस्त होने जितना आसान नहीं है। हालांकि मेरी चोट के कारण मुझे समझ नहीं आ रहा कि वह कहाँ है। freewebnovel.com। लॉन्ग डांग डांग ने पूछा, तो हमारी आशा कहाँ है? विशाल महासागर ने उत्तर दिया, यदि मेरी मरम्मत की जा सकती है तो चाहे वह मुख्य भूमि पर कहीं भी हो, मुझे उसका अस्तित्व महसूस करने और उसे खोजने में सक्षम होना चाहिए। मेरी मरम्मत की शर्त यह है कि आप 9वीं रैंक तक पहुंच सकें। लॉन्ग डांग डांग ने संदेह से पूछा, क्या उन्होंने यह नहीं कहा था कि आपकी कमी के कारण आपके साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद मैं कभी भी 6ठी रैंक हासिल नहीं कर सकता? वास्ट ओशन ने जवाब दिया, हाँ, इसीलिए मैंने कहा था कि इसकी 1% भी संभावना नहीं है। लॉन्ग डांग डांग ने पलट कर कहा, आप ऐसी बातें इतनी बेपरवाही से कैसे कह देते हैं? वास्ट ओशन ने उत्तर दिया, क्योंकि हमारा अनुबंध है। लॉन्ग डांग डांग ने कहा, क्या हमारे अनुबंध का नाम बिना चर्चा के तुम्हें बर्बाद कर देना है? विशाल महासागर ने गर्व से कहा, बिल्कुल नहीं। तुम मेरी क्षमताओं को नहीं समझते। इसके अलावा तुम विशेष हो और इस बंधन से मुक्त होने की पूरी तरह से आशाहीन नहीं हो। बस इसमें थोड़ा और समय लगेगा। मैं कैसे आजाद हो सकता हूँ? लॉन्ग डांग डांग को फिर से आशा दिखाई देने लगी।
विशाल महासागर ने उत्तर दिया, मुझे सुधारने के लिए आपको लगभग 200,000 से 300,000 आध्यात्मिक शक्तियों की आवश्यकता होगी। ये वह आध्यात्मिक शक्ति होनी चाहिए जिसे आपने स्वयं विकसित किया हो। मेरे साथ विलय के बाद आप छठे क्रम से आगे नहीं बढ़ सके। इसका कारण यह है कि जब आप छठे क्रम पर पहुंचते हैं तो मैं स्वयं की मरम्मत के लिए मेजबान की आध्यात्मिक शक्ति को अवशोषित करना शुरू कर देता हूं, जिसे मैं नियंत्रित नहीं कर सकता। यह मेरे जन्मजात गुण द्वारा निर्धारित होता है। अपनी आत्मा मरम्मत को पूरा करने के लिए पर्याप्त आध्यात्मिक शक्ति अवशोषित करने के बाद ही आप आगे सुधार कर सकते हैं। पिछले मेजबान या तो प्राकृतिक मृत्यु से मर गए थे या मेरी मरम्मत पूरी करने से पहले ही मारे गए थे। जब मैं प्रकृति में वापस लौटूंगा तो मरम्मत फिर से टूट जाएगी और मूल स्थिति में वापस आ जाएगी। लॉन्ग डांग डांग का मुंह फिर से फड़क उठा। 200,000 से 300,000 आध्यात्मिक शक्ति, और यह वही शक्ति होगी जो उसने अर्जित की है। इसका क्या मतलब है? 9वीं रैंक के प्रोफेशनिस्ट की कौशल सीमा 1,00,000 आध्यात्मिक शक्ति परिमाण है। दूसरे शब्दों में, छठी रैंक की स्थिति में उसे इस स्पिरिट भट्टी की मरम्मत करने के लिए छठी रैंक की गति से लगभग 9वीं रैंक के तीसरे चरण के बराबर स्तर की साधना करनी होगी। प्रोफेशनिस्ट की रैंक बढ़ने के साथ आध्यात्मिक शक्ति साधना की गति धीरे धीरे बढ़ती जाती है। दूसरे शब्दों में, 9वीं रैंक के विशेषज्ञ की आध्यात्मिक शक्ति साधना की गति छठी रैंक के प्रोफेशनिस्ट की गति से कम 100 गुना अधिक होती है। छठे रैंक के प्रोफेशनिस्ट के लिए आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता 4,000 है और छठे रैंक की सर्वोच्च शक्ति 10,000 है। इसका अर्थ है कि जब उसकी आध्यात्मिक शक्ति 10,000 तक पहुंच जाती है तो उसे छठे रैंक की दक्षता पर 2,00,000 से 3,00,000 आध्यात्मिक शक्ति की अतिरिक्त साधना करनी होगी ताकि क्लियर मून वास्ट ओशन स्पिरिट फनेस की मरम्मत पूरी हो सके और उसे आगे बढ़ने का अवसर मिल सके। आपको लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ? लॉन्ग डांग डांग ने गंभीरता से पूछा। जब आपने पहले बैज धारण किया था तो मुझे लगा था कि आपके पास एक विशेष प्रकार का क्लोन है, इसलिए आपकी साधना गति दूसरों की तुलना में कुछ तेज होगी। इसलिए मुझे लगता है कि आपके जीवनकाल में इसे पूरा करने का मौका मिल सकता है। एक बार जब आप मुझे ठीक कर लेंगे और मेरे साथी को वापस लाएंगे तो आपको निश्चित रूप से पुरस्कृत किया जाएगा। ये प्रक्रिया लंबी हो सकती है, लेकिन एक बार जब मेरा साथी वापस आ जाएगा और हम आपके साथ अनुबंध में शामिल हो जाएंगे तो आप दुनिया के सबसे शक्तिशाली बन सकते हैं। लांग डांग डांग ने पूछा, क्या आपने गणना की है कि इसमें कितना समय लगेगा? स्पष्ट चंद्र विशाल महासागर आत्मा भट्टी कुछ देर चुप रही, फिर बोली, मैंने एक मोटा मोटा हिसाब लगाया है। आपको मुख्य शरीर और 3 क्लोनों के रूप में देखते हुए, और मैंने आपके लिए आधार तैयार किया है। लगभग 100 से 150 साल पर्याप्त होंगे। इसलिए आपको अपने शरीर का ध्यान रखना होगा। आमतौर पर छठे स्तर के साधना स्तर वाले किसी व्यक्ति के लिए 150 साल तक जीना थोड़ा मुश्किल होगा, ये देखते हुए कि आप पहले ही लगभग 1 दशक जी चुके हैं। लेकिन अगर आप भाग्यशाली रहे और 100 साल में मेरी मरम्मत पूरी कर दी तो आप सफलता प्राप्त कर पाएंगे। स्वाभाविक रूप से आपका जीवनकाल बढ़ जाएगा और आप कुछ समय के लिए एक शीर्ष शक्ति बन जाएंगे। 100 से 150 साल। सफेद बालों वाला और अजेय। लॉन्ग डांग डांग ने फिर पूछा, क्या अगर मेरे पास और क्लोन होंगे तो ये प्रक्रिया तेज हो जाएगी? वास्ट ओशन ने उत्तर दिया, ये केवल एक मोटा अनुमान है, लेकिन हाँ, आपके पास जितने अधिक क्लोन होंगे प्रक्रिया उतनी ही तेज होगी। ये स्पष्ट है? ठीक है, तो मैं साधना शुरू करूंगा, लॉन्ग डांग डांग ने कहा। हाँ, क्या तुम निराश नहीं होगे? मेरे कुछ पिछले मेजबान सच सुनकर बेहद परेशान हो गए होंगे, कुछ ने तो मुझे कोसा भी होगा। तुम इतने अनोखे कैसे हो? लॉन्ग डांग डांग ने जवाब दिया, मैं अभी बात नहीं करना चाहता, मैं बस साधना करना चाहता हूँ। हर पल का लाभ उठाओ। शायद मैं पहले ही काम खत्म कर सकूं। मैं कुछ नहीं कह सकता। आपके पास अभी भी एक और लाभ है और मुझे इसे आपके सामने स्पष्ट करना होगा, क्लियर मून वास्ट ओशन स्पिरिट फनेस ने बीच में ही कहा। क्या फायदा? लॉन्ग डांग डांग ने उत्सुकता से पूछा। क्लियर मून वास्ट ओशन स्पिरिट फनेस ने कहा, जिन सभी यजमानों के साथ मैंने विलय किया है उनमें से आपके पास सबसे कम साधना स्तर है। क्या ये कोई फायदा है? वो मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहा है ना? ये कमीना। लॉन्ग डांग डांग को लगा जैसे उसका धैर्य जवाब दे रहा है। freewebnovel.com। क्लियर मून वास्ट ओशन स्पिरिट फनेस ने समझाया, निस्संदेह यह एक लाभ है। आध्यात्मिक शक्ति को द्रवीभूत रूप में परिवर्तित करना साधना के दौरान प्रोफेशनल साधकों के लिए एक महत्वपूर्ण चरण है। आपकी द्रवीभूत आध्यात्मिक शक्ति की गुणवत्ता ही आपके भविष्य के विकास और साधना की गति को काफी हद तक निर्धारित करती है।
चूंकि आपने अभी तक वह प्रक्रिया पूरी नहीं की है और मैं आपकी सहायता के लिए मौजूद हूं, आप निश्चिंत रह सकते हैं कि आपकी द्रवीभूत आध्यात्मिक शक्ति अधिक दोषरहित होगी। ऐतिहासिक रूप से मेरे यजमानों को मेरे साथ विलय प्रक्रिया पूरी करने के लिए 5वें शिखर तक पहुंचना आवश्यक था, अन्यथा वे विस्फोटित हो जाते। ये सुनने के बाद लॉन्ग डांगडान को तुरंत एक समस्या का एहसास हुआ। तो जब आप पहले मेरे साथ अनुबंधित और जुड़े हुए थे तो आपको नहीं पता था कि मैं इसका सामना कर पाऊंगा या नहीं। अच्छा, हाँ, और मेरी बात सुनो। असल वजह यह है कि उन लोगों ने मुझे इतने लंबे समय तक कैद में रखा। मुझे तुम में इतना अच्छा मौका मिला तो कम से कम कोशिश तो करनी ही थी। अगर नहीं तो पता नहीं ऐसा मौका फिर कब आएगा। लॉन्ग डांग डांग चुप हो गया और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके सामने की इमारत छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाए। विशाल महासागर भी शांत हो गया। काफी देर बाद वह फिर बोला, लेकिन उसकी आवाज बहुत धीमी थी। मुझे माफ करना। मुझे पता है कि मैंने जो किया वह गलत था। लेकिन मैं अपनी पत्नी से 10,000 साल से भी ज्यादा समय से अलग हूं। मैंने इस समय का ज्यादातर हिस्सा घर से बाहर ही बिताया है। मैं समझदार हूं। क्या तुम 10,000 साल तक अपनी पत्नी के लिए उस अकेलेपन और लालसा की कल्पना कर सकते हो? मेरी इस बिगड़ी हुई हालत के कारण मैं 1000 साल में पूरी तरह से गायब हो सकता हूं। मुझे माफ करना। मेरे पास वाकई कोई और विकल्प नहीं था। अगर मौका मिला तो मैं जरूर तुम्हारी भरपाई कर दूंगा। क्या ये ठीक है? बात खत्म होते ही उसकी आवाज में एक विनती भरी आवाज आ गई। लॉन्ग डांग डांग ने आह भरी, इस समय नहीं कहने का क्या मतलब है? क्लियर मून वास्ट ओशन स्पिरिट फनेस को स्पष्ट रूप से प्रोत्साहित किया गया। डैंग डैंग। हिम्मत मत हारो। तुम्हें खुद पर और मुझ पर विश्वास रखना होगा। चूंकि मैंने तुम्हें चुना है इसलिए तुम्हें एक मौका मिलना ही चाहिए। हमारे विलय के दौरान मुझे तुम्हारा शरीर बहुत ही अनोखा लगा, जिसमें एक ऐसी प्रबल क्षमता थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी। शायद यही वजह है कि तुम मेरे साथ विलय को झेल पा रही हो और शायद इसीलिए तुम उस खास तरह के क्लोन का प्रदर्शन कर पा रही हो। मैं इस क्षमता को यथासंभव उजागर करने में मदद करूंगी। हो सकता है कि अंत में मुझे ठीक करने में लगने वाला समय हमारे वर्तमान अनुमान से बहुत कम हो। शायद केवल 80 या 50 साल ही काफी होंगे। बस। लॉन्ग डांग डांग आंसुओं के कगार पर पहुंच गया। अगर 50 साल भी होते तो भी उसकी उम्र 60 से ज्यादा होती। मुझे अपनी क्षमताओं के बारे में बताओ। तुम किन क्षेत्रों में मेरी सहायता कर सकते हो? लॉन्ग डांग डांग ने तुरंत विषय बदल दिया। विशाल महासागर ने जल्दी से कहा, निस्संदेह मेरी क्षमताएं अत्यंत शक्तिशाली हैं। मैं आपकी साधना में सहायता के लिए सूर्य और चंद्रमा के सार का मार्गदर्शन कर सकता हूं, जिससे आपकी आध्यात्मिक शक्ति दूसरों की तुलना में कहीं अधिक बेहतर हो जाएगी। स्वाभाविक रूप से मेरी मरम्मत के लिए इस प्रकार की आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता होगी। मेरी मूल क्षमता सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी। लॉन्ग डांग डांग ने उलझन में दोहराया। हाँ, सर्वव्यापी। मेरे पास किसी भी अन्य स्पिरिट फनेस के साथ विलय करने और स्पिरिट फनेस फ्यूजन विधि के माध्यम से एक ऊर्ध्वपतन प्रभाव उत्पन्न करने की क्षमता है। सीधे शब्दों में कहें तो मैं आपकी पवित्र विप्थन स्पिरिट फनेस या दिव्य कमल स्पिरिट फनेस के साथ विलय कर सकता हूं, जिससे शक्तिशाली विविध क्षमताएं उत्पन्न होती हैं। इसके अलावा मैं समलन विधि का उपयोग करके आपके साथियों की स्पिरिट फनेस के साथ विलय कर सकता हूं। कोई अन्य स्पिरिट फनेस ऐसा नहीं कर सकता। आमतौर पर आपका पेशा चाहे जो भी हो, आपकी स्पिरिट फनेस फ्यूजन केवल आपकी अपनी स्पिरिट फनेस के बीच ही प्राप्त की जा सकती है। हालांकि मैं किसी की भी स्पिरिट फनेस के साथ विलय कर सकता हूं, जिससे विविध क्षमताएं उत्पन्न होती हैं। बेशक आधार यह है कि दूसरे पक्ष को सहयोग करना होगा। एक बार समलन विधि पूरी हो जाने पर नियंत्रण शक्ति मेरे मेजबान यानी आपके पास होती है। लॉन्ग डांग डांग की आंखें चमक उठीं। आज उसने जो पहली सकारात्मक खबर सुनी थी वह यही थी। किसी भी स्पिरिट फनेस के साथ फ्यूज करना और स्पिरिट फनेस फ्यूजन विधि का इस्तेमाल करना वाकई दिलचस्प था। क्या यह मेरी स्वाभाविक क्षमताओं के साथ मिल सकता है? लॉन्ग डांग डांग ने जल्दी से पूछा। उसे अपने चचेरे भाई की दिव्य हथौड़ा आत्मा भट्टी से बहुत ईर्ष्या हो रही थी जो एंजल्स एडवेंट के साथ मिल सकती थी। इसके लिए विकास की आवश्यकता है। अपने चरम काल में मैं 5 बार विकसित हो सकता था। अगर मेरा साथी मेरे साथ होता तो हम मिलकर छठा विकास प्राप्त कर सकते थे और एक स्पिरिट फनेस की चरम सीमा तक पहुंच सकते थे, जो कि विमान की सीमाओं को छू सकता था। मैं अभी आपकी क्षमताओं के साथ विलय नहीं कर सकता, लेकिन एक बार विकसित होने के बाद मैं ऐसा कर सकता हूं। मेरे साथ विलय के बाद आप अपनी कोई भी कुशलता प्रदर्शित कर सकते हैं। प्रभाव कुशलता की प्रकृति पर निर्भर करता है।
आमतौर पर जल गुण, प्रकाश गुण और अंधकार गुण वाली कुशलताओं के साथ विलय से सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त होते हैं। अगर मैं दूसरा विकास करता हूं, तो मैं एक ही समय में दो स्पिरिट फनेस के साथ विलय करके समलन कुशलताएं उत्पन्न कर सकता हूं। मैं आपकी कई कुशलताओं के साथ भी विलय कर सकता हूं और उन्हें मिलाकर और भी मजबूत संयोजन कुशलताएं उत्पन्न कर सकता हूं। लॉन्ग डांग डांग दंग रह गया। ये क्षमता वाकई बहुत शक्तिशाली थी। कोई आश्चर्य नहीं कि वह एक वॉचर था। वरिष्ठ, मरम्मत से पहले आप कितनी बार विकसित हो सकते हैं? लॉन्ग डांग डांग ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा। विशाल महासागर ने उत्तर दिया, अधिकतम 3 बार। यह आपकी आध्यात्मिक शक्ति के शुद्धिकरण स्तर और आपके द्वारा मुझे प्रदान किए जाने वाले पोषण पर भी निर्भर करता है। चौथे विकास के लिए मुझे पूरी तरह से ठीक होने की आवश्यकता है। चलो साधना शुरू करते हैं। जैसा तुमने कहा, चूंकि हम अपने द्वारा हस्ताक्षरित समझौते को बदल नहीं सकते, इसलिए तुम भी इस पर कड़ी मेहनत कर सकते हो। तुम्हारा हर प्रयास हमें उस दिन के करीब लाता है जब मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो जाऊंगा। सबसे अंधेरी रात अक्सर भोर से पहले होती है, विशाल महासागर ने दिलासा दिया। लॉन्ग डांग डांग ने अपने सामने आत्मा की भट्टी को देखा, अपनी भावनाओं को शांत किया और धीरे से सिर हिलाया। अब उसके पास ज्यादा विकल्प नहीं थे, और इसके अलावा वह अभी भी छठे स्थान से बहुत दूर था। कम से कम उसे उस स्तर तक पहुंचना ही था जहां वह अपनी मरम्मत शुरू कर सके। प्रभामंडल टिमटिमाया और लॉन्ग डांग डांग के 3 हूबहू प्रतिरूप तुरंत उसके बगल में प्रकट हो गए। एक प्रतिरूप की आंखों से हल्की हरी रोशनी निकल रही थी, दूसरे प्रतिरूप की आंखों में लाल चमक थी, और तीसरे प्रतिरूप की आंखें नीली रोशनी में नहाई हुई थीं। तीसरा क्लोन स्पिरिट फनेस अकादमी में आने के बाद ही विकसित हुआ। यह उसके चचेरे भाई के साथ शुरुआती चुनौतियों को पार करने में भी अहम साबित हुआ। उसके शरीर को गिनने पर पता चला कि क्लियर मून विशाल महासागर आत्मा भट्टी के चारों ओर 4 लॉन्ग डांग डांग थे। लॉन्ग डांग डांग ने इसे पहले ही आजमा लिया था। जब उसके 4 पात्रों ने एक साथ ध्यान किया तो इससे उनकी साधना की गति तो नहीं बढ़ी, लेकिन आध्यात्मिक शक्ति के अवशोषण की दर चौगुनी हो गई। इस प्रकार कुल मिलाकर वह अपनी साधना की गति को शायद दोगुना कर सकता था। जितने ज्यादा क्लोन, उतना ही बेहतर प्रभाव। ध्यान में एक क्षण रुको, मुझे तुम्हें सुधारना है, विशाल महासागर की आवाज सुनाई दी। चारों लॉन्ग डांग डांग ने एक साथ उसकी ओर देखा। विशाल महासागर ने कहा, आपकी वर्तमान साधना पद्धति में आपके शरीर और 3 क्लोनों के माध्यम से प्रकृति की आध्यात्मिक ऊर्जा को एक साथ अवशोषित करना, फिर उसे आपके शरीर में मिलाना, जिससे आध्यात्मिक शक्ति में वृद्धि होती है। क्या ये सही है? लॉन्ग डांग डांग ने सिर हिलाया। और क्या? विशाल महासागर ने सुझाव दिया, आप अपने प्रत्येक क्लोन को अलग अलग अवशोषित और संवर्धित क्यों नहीं करते? लॉन्ग डांग डांग ने जवाब दिया, विभिन्न गुण एक साथ नहीं रह सकते क्योंकि विकसित आध्यात्मिक शक्ति अलग अलग विशेषताएं प्रदर्शित करेगी, जो शरीर में विलीन होने पर एक दूसरे के साथ संघर्ष कर सकती हैं। इसलिए मैं आध्यात्मिक शक्ति को अवशोषित करने में सहायता के लिए केवल क्लोन का उपयोग करता हूं, केवल अपने शरीर को विकसित और संवर्धित करता हूं। विशाल महासागर ने विस्तार से बताया, वह तो अतीत की बात है। अब तुम अलग से साधना कर सकते हो। क्लोनों की साधना से प्राप्त आध्यात्मिक शक्ति सीधे तुम्हारे शरीर में नहीं, बल्कि मेरी ओर स्थानांतरित होनी चाहिए। मैं इसे एक ऐसी प्रक्रिया से शुद्ध करूंगा जहां गुण आध्यात्मिक शक्ति में विलीन हो जाएंगे, जिससे ये गुणहित हो जाएगा। हालांकि इस प्रक्रिया से कुछ हानि हो सकती है और तुम्हारी साधना गति 4 गुना नहीं होगी, फिर भी ये पहले से 2 गुनी से अधिक होगी। मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि यह अधिक प्रभावी होगी। लॉन्ग डांग डांग के मन में एक ज्योति जगी। क्लियर मून वास्ट ओशन स्पिरिट फनेस के स्पष्टीकरण से ऐसा लग रहा था कि यह मुख्यतः एक सहायक स्पिरिट फनेस थी जो समलन और साधना में सहायक थी। इसका कार्य अत्यंत शक्तिशाली प्रतीत हो रहा था। बस अफसोस की बात थी कि यह अधूरा था, अन्यथा वह सबसे भाग्यशाली होता। डैंग डैंग, तुम्हारे पास क्लोन होने का अनूठा लाभ है, लेकिन वास्तव में तुम उनका पूरी क्षमता से उपयोग नहीं कर रहे हो, क्योंकि तुम केवल अपने शरीर को विभाजित कर सकते हो, अपने मन को नहीं। वेस्ट ओशन ने आगे कहा, मैं अपने मन को कैसे विभाजित करूं? लॉन्ग डांग डांग ने उत्सुकता से पूछा। ये वास्तव में एक समस्या थी जिसका उसे सामना करना पड़ा। जब वह अपने क्लोनों का उपयोग करता तो वे उसके शरीर के साथ एक साथ केवल समान क्रियाएं ही कर सकते थे। यदि वह उन्हें व्यक्तिगत रूप से नियंत्रित करता तो यह अन्य क्लोनों या उसके शरीर की क्रियाओं में बाधा उत्पन्न करता। उदाहरण के लिए, जब वह पवित्र तलवार का उपयोग करता तो उसका शरीर और उसके क्लोन दोनों उसका उपयोग करते। अधिक से अधिक वह 1 या 2 क्लोनों को निष्क्रिय रख सकता था, लेकिन वे कोई अन्य क्रिया नहीं कर सकते थे।
अगर वह अपने क्लोनों को नियंत्रित करने के लिए अपने दिमाग को विभाजित कर सके तो उसकी युद्ध कुशलता में निस्संदेह बहुत सुधार होगा। ये वास्तव में कई लॉन्ग डांग होने के बराबर होगा। मेरे पास प्राचीन काल से चली आ रही एक प्राचीन साधना तकनीक है जिसे इल्यूजनरी हॉट डायवर्जन कहा जाता है। इसे एक शक्तिशाली शक्ति संपन्न व्यक्ति ने किसी क्लोन को कठपुतलियों या वस्तुओं में बदलकर लंबी दूरी तक हेरफेर करने के लिए बनाया था। मुझे लगता है कि आपको इसे आजमाना चाहिए। अगर आप इसमें सफल हो जाते हैं तो यह आपकी साधना और युद्ध कौशल दोनों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। लॉन्ग डांग के लिए यह एक अप्रत्याशित खुशी थी। वाकई ये सच था कि परिवार में किसी बुजुर्ग का होना किसी खजाने के मालिक होने जैसा है। वाह, क्या हमें अब अभ्यास शुरू कर देना चाहिए? लॉन्ग डांग ने पूछा। बिल्कुल, भ्रमात्मक हृदय विमुखीकरण का पहला चरण है एक साथ कई काम करना। एक बार इस चरण का अभ्यास कर लेने के बाद आप अपने शरीर और क्लोनों को अलग अलग साधना कर सकते हैं। अपने मन के एक भाग से तीनों क्लोनों को नियंत्रित करके ध्यान कर सकते हैं और दूसरे भाग से आध्यात्मिक शक्ति को द्रवित करने में मेरे साथ सहयोग कर सकते हैं। इस तरह आपकी कार्यक्षमता में बहुत वृद्धि होगी। हालांकि मैंने अपनी अपूर्ण अवस्था में आपके साथ छल किया, फिर भी मैंने अपने पिछले अनुभवों से सीखा है और आपको यथासंभव कम भटकाव में डालने में मदद करने का प्रयास करूंगा। अपने क्लोनों को वापस बुलाएं, मैं आपको एक साथ कई काम करना सिखाऊंगा। ठीक है। ... साधना कक्ष में हल्की सुनहरी रोशनी छाई रही और लॉन्ग कोन अपनी हल्की नींद से जाग गया। उसे इसकी जानकारी नहीं थी। जब वह अपनी नींद से जागा तो उसे आश्चर्य हुआ कि उसके सामने प्रार्थना पैटर्न वाली आत्मा भट्टी तैर रही थी। एक हल्का सुनहरा प्रभामंडल उत्सर्जित कर रही थी तथा साधना कक्ष को सोने की परत में बदल रही थी। क्या हमने विलय पूरा कर लिया है? लॉन्ग कोन ने अवचेतन रूप से पूछा। हम, एक धीमी महिला की आवाज सुनाई दी, लेकिन ये स्पष्ट थी और एक छोटी लड़की की तरह लग रही थी। लॉन्ग कोन चुप हो गया। क्यों? क्या तुम अपने भाई की स्थिति से परेशान हो? छोटे पेड़ ने पूछा। लॉन्ग कोन ने सिर हिलाया। माना जा रहा था कि डांग तुम्हारे साथ जुड़ जाएगा, लेकिन मैंने उसका मौका छीन लिया। इसके अलावा उसे भी धोखा दिया गया है। वह क्लियर मून वास्ट ओशन स्पिरिट फनेस बहुत ही भयानक थी। तुमने उसे पहले ठीक से सील क्यों नहीं किया ताकि वह दूसरों को नुकसान न पहुंचा सके? छोटे पेड़ ने धीरे से कहा। कोन ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। सबसे पहले, हर किसी का अपना भाग्य होता है, क्या तुम समझते हो? हालांकि ऐसा लगता है कि लॉन्ग डांग को बहुत कष्ट हुआ है, फिर भी सब कुछ बदला जा सकता है। जब विशाल महासागर उसके पास आया तो मुझे इसका एहसास था। मैं विशाल महासागर की कठिनाइयों से भी परिचित हूँ। मैंने उसे नहीं रोका क्योंकि यह संभावित रूप से लॉन्ग डांग के लिए एक जबरदस्त अवसर हो सकता था। लॉन्ग कोन चौंका। क्या आप मेरे भाई की छोटी छठी रैंक को तोड़ने में असमर्थता की समस्या को हल कर सकते हैं? दिव्य प्रार्थना के छोटे वृक्ष की आत्मा भट्टी से एक छोटी सी सुनहरी आकृति धीरे धीरे उठी, जो केवल एक हथेली के आकार की थी और पूरी तरह से सुनहरे प्रकाश से संघनित थी। उसने लॉन्ग कोन की ओर सिर हिलाया। मैं नहीं कर सकती। वरना विशाल महासागर को इतना समय नहीं लगता। लॉन्ग कोन ने उदास होकर कहा। तो फिर यह सब कहने का क्या मतलब है? छोटे पेड़ ने कहा। मैं यह नहीं कर सकता, लेकिन तुम कर सकते हो। मैं? लॉन्ग कोन ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। हाँ, आप, या विशेष रूप से कहें तो आपके एलिमेंटल वोटेक्स स्पिरिट फनेस द्वारा लाई गई क्षमता, छोटे पेड़ ने मुस्कुराते हुए कहा। लॉन्ग कोन ने कहा। मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? छोटे पेड़ ने कहा। अभी इन बातों पर विचार करने का समय नहीं आया है। अपने भाई की मदद करने के लिए आपको कम से कम 5वीं रैंक तक साधना करनी होगी और प्रयास करने से पहले द्रवीकृत आध्यात्मिक शक्ति चरण तक पहुंचना होगा। लॉन्ग कोन की आंखें तुरंत चमक उठीं। जब तक मैं डांग की मदद कर सकता हूं, मैं निश्चित रूप से अपनी पूरी कोशिश करूंगा। छोटा पेड़ चुप हो गया। उससे कोई जवाब न पाकर लॉन्ग कोन ने उत्सुकता से पूछा। क्या हुआ? छोटे पेड़ ने कहा। कोन, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। अगर डांग ने तुम्हें सुनहरे रंग का बैज न दिया होता और खुद आया होता, तो भी यह सब नहीं बदलता। नतीजा वही होता। मैंने उसके साथ कोई समझौता नहीं किया होता, मैं फिर भी तुम्हें ही चुनता। यही बात विशाल महासागर के लिए भी लागू होती है। अगर उसने इस खामी का फायदा न उठाया होता तो भी मैं उसे डांग के साथ विलय करने का सुझाव दे सकता था। तो तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है। कृपया इसके बारे में बुरा मत मानना, ठीक है? लॉन्ग कोन दंग रह गया। छोटे पेड़ ने कहा। तुम्हारा भाई अच्छा है, लेकिन तुम भी अच्छे हो।
तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है। जिस क्षण मैंने तुम्हें पहली बार देखा और तुम्हारी मौलिक भंवर आत्मा भट्टी की विशिष्टता को समझा, मैंने तुम्हारे साथ एक समझौता करने का फैसला कर लिया। और भविष्य में तुम्हें और तुम्हारे भाई दोनों को भारी जिम्मेदारियां उठानी होंगी। क्या जिम्मेदारियां? छोटे पेड़ ने कहा, अभी तुम्हें बताने का समय नहीं आया है। एक बार जब तुम ऊंची कक्षाओं में पहुंच जाओगे तो तुम स्वाभाविक रूप से समझ जाओगे। इस बार इसी कारण से 3 बुद्धि आत्मा भट्टियां जुटाई गई थीं। भविष्य में और भी शक्तिशाली आत्मा भट्टियां शामिल हो सकती हैं। लॉन कोनकॉन्ग ने कंधे उचकाते हुए कहा, खैर ये सब मेरे लिए बहुत दूर की बात है। अभी मेरी एकमात्र चिंता यह है कि मैं डान की समस्या को सुलझाने में उसकी मदद कैसे कर सकता हूं। छोटे पेड़ ने कहा, तो फिर तुम्हें साधना पर ध्यान देना चाहिए। जितनी जल्दी हो सके 5वें रैंक तक पहुंचो। ठीक है, तो मैं फिर से ध्यान करने लगूंगा। ये कहते हुए उसने अपनी आंखें फिर से बंद कर लीं। क्या तुम मुझसे मेरी योग्यताओं के बारे में नहीं पूछोगे? छोटी पेड़ी ने कुछ असहाय भाव से कहा। एक बुद्धिमत्तापूर्ण आत्मा भट्टी होने के नाते वह कुछ हद तक उपेक्षित महसूस कर रही थी। उसके सामने वाला लड़का उसे ज्यादा महत्व नहीं देता था। गौरतलब है कि वह आत्मा भट्टी अकादमी के 9 महान संतों में सबसे प्रमुख है। ओह, ठीक है, आपके पास क्या योग्यताएं हैं? लॉन कोनकॉन्ग ने उत्सुकता से पूछा। छोटे पेड़ ने कहा, मेरी क्षमता विकास है। प्रथम श्रेणी पर मैं आपके पास मौजूद स्पिरिट फनेस को उपयोग के दौरान एक श्रेणी तक विकसित कर सकता हूं। मैं अस्थायी रूप से बाह्य स्पिरिट फनेस को भी एक श्रेणी तक विकसित कर सकता हूं। लॉन कोनकॉन्ग ने पलकें झपकाईं, तो मेरे पास जितनी अधिक स्पिरिट फनेस होंगी उतना ही बेहतर होगा। जब आप दूसरे रैंक पर होंगे तो क्या आप अन्य स्पिरिट फनेस को 2 रैंक तक विकसित कर सकते हैं? छोटे पेड़ ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, ये काम नहीं करेगा। जब मैं पहली रैंक पर होता हूं, तो मैं आपके स्पिरिट फनेस में से केवल एक को उपयोग के दौरान अस्थायी रूप से एक रैंक तक विकसित होने की अनुमति दे सकता हूं, और एक बाहरी स्पिरिट फनेस केवल एक स्पिरिट फनेस को अस्थायी रूप से एक रैंक तक विकसित करने में सक्षम कर सकता है। हालांकि जब मैं दूसरी रैंक पर होता हूं, तो मैं 10 मीटर के व्यास के भीतर सभी स्पिरिट फनेस को अस्थायी रूप से एक रैंक तक विकसित कर सकता हूं और एक सहज प्रतिभा कौशल को जागृत कर सकता हूं। जब मैं तीसरी रैंक पर पहुंचता हूं, तो सीमा 100 मीटर तक बढ़ जाएगी, जिससे एक और सहज प्रतिभा कौशल जागृत हो जाएगा। दरअसल लॉन कोनकोन को पूरी तरह से समझ नहीं आया कि ऐसी क्षमता कितनी शक्तिशाली हो सकती है, लेकिन उसने बस इतना कहा, ये काफी शक्तिशाली लगता है। छोटे पेड़ की सुनहरी चमक एक पल के लिए टिमटिमा गई। वह जानती थी कि इस छोटे से बच्चे को अभी भी समझ नहीं आया है। चलो साधना शुरू करते हैं। अपनी मौलिक भंवर आत्मा भट्टी को छोड़ो, मैं तुम्हें अपनी क्षमता दिखाऊंगा। छोटा पेड़ अब उस छोटे से लड़के के साथ बातचीत में समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। सत्य की परीक्षा के लिए अभ्यास ही एकमात्र मानदंड है। ठीक है, विचार में थोड़ा बदलाव के साथ लॉन कोनकोन ने अपने एलिमेंटल वोटेक्स स्पिरिट फनेस को नियंत्रित किया और इसकी दूसरी रैंक की क्षमता जारी की, भक्षण। अचानक साधना कक्ष में तत्वों की शक्ति और भी प्रचुर हो गई, और बड़ी संख्या में विभिन्न तत्व एलिमेंटल वोटेक्स स्पिरिट फनेस में प्रवाहित होने लगे और फिर एलिमेंटल वोटेक्स स्पिरिट फनेस के माध्यम से लॉन डांगडान के शरीर में छनकर प्रवेश करने लगे। साधना के दौरान यही उसकी सामान्य अवस्था थी। छोटे पेड़ ने अपने हाथ अपने सामने जोड़े और दिव्य प्रार्थनाओं वाले छोटे पेड़ की आत्मा की भट्टी का सुनहरा प्रकाश तुरंत एक चमक में बदल गया जो उसके वक्ष में समा गया। उसका शरीर, जो पहले सुनहरी आभा से दमक रहा था, अब ठोस लग रहा था, मानो एक छोटी सुंदर सुनहरी मूर्ति हो। इस समय लॉन कोनकोन ने साधना के लिए अपनी आंखें बंद कर ली थीं, इसलिए वह अब दिखाई दे रहे छोटे पेड़ को नहीं देख पा रहा था। उसका बेहद खूबसूरत चेहरा उसकी सुनहरी सुंदर लंबी स्कर्ट के साथ उभरकर सामने आ रहा था। हवा में मंडराते हुए वह अपनी आंखों में कोमलता के भाव के साथ लॉन कोनकोन को देख रही थी। पलक झपकते ही वह लॉन कोनकोन के पास पहुंची और धीरे से अपना हाथ उसके एलिमेंटल वोटेक्स स्पिरिट फनेस के परिधीय किनारे पर रख दिया, जो एक भयावह भंवर को मुक्त कर रहा था। तरल पदार्थ की तरह प्रवाहित उसकी कोमल सुनहरी रोशनी ने एलिमेंटल वोटेक्स स्पिरिट फनेस की बाहरी परत पर शीघ्रता से एक चक्र बना दिया, जिससे उसमें सुनहरी आभा भर गई। एलिमेंटल वोटेक्स स्पिरिट फनेस तुरंत कांप उठा और अगले ही पल स्पिरिट फनेस की सतह सुनहरे पैटर्न से जगमगा उठी और वह तेजी से बढ़ने लगी। देखते ही देखते वह 1 मीटर से भी ज्यादा व्यास वाली एक विशाल स्पिरिट फनेस में बदल गई। अंदर की भक्षण शक्ति लगातार तीव्र होती जा रही थी और लघुवृक्ष को छोड़कर पूरा साधना कक्ष अंधकार से पूरी तरह घिर गया।
यहाँ तक कि लघुवृक्ष का स्वर्णिम प्रकाश भी उस गहन अंधकार की ओर प्रवाहित हो रहा था। छोटे पेड़ की आंखों में आश्चर्य की चमक आ गई। इतनी अच्छी क्वालिटी, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। बोलते समय उसने अपने हाथों को सामने की ओर जोड़ लिया और एक बार फिर अपनी हथेलियों को एलिमेंटल वोर्टेक्स स्पिरिट फनेस पर दबा दिया। एलिमेंटल वोर्टेक्स स्पिरिट फनेस जोर से कांप उठा। उसकी बाहरी परत पर सुनहरे पैटर्न और भी चमकीले हो गए। असली स्पिरिट फनेस सिकुड़कर अचानक लॉन कोन की ओर उड़ गया। वह उल्टा हो गया, लॉन कोन की छाती में घुस गया और सिर्फ फनेस का मुंह, जिसके चारों ओर अब एक सुनहरा घेरा था, बाहर की ओर रह गया। अब ऐसा लग रहा था जैसे लॉन कोन की छाती पर सुनहरे किनारे वाला एक और काला छेद हो। भयानक चूषण बल इस क्षण पागलपन की हद तक फट पड़ा। लॉन कोन की पीठ पर धुंधली काली रोशनी की पट्टियां बिखरती हुई भी दिखाई दे रही थीं। उसके बाल बिना हवा के लहरा रहे थे और उसके सामने सुनहरे किनारों वाला काला छेद और पीछे काली रोशनी की पट्टियां उसके चेहरे पर एक अजीब सा आकर्षण पैदा कर रही थीं। छोटे पेड़ ने संतुष्टि से सिर हिलाया। उसने अपनी संकरी बंद आंखें हल्के से खोली और अपना दाहिना हाथ धीरे से हिलाया। आसपास की सुनहरी रोशनी हल्की सी लहराती हुई प्रतीत हुई। अगला दरवाजा। लॉन्ग डांग अपने बिस्तर पर पालथी मारकर बैठा दिखाई दिया। खिड़की के बाहर चांद की ओर मुंह करके उसका चेहरा पीला पड़ गया था और माथे से लगातार पसीना टपक रहा था। उसके सामने तैरती हुई शुद्ध आत्मा की भट्टी उसे चांदी सफेद प्रभामंडल की परतों से ढंक रही थी। हर बार जब ये चांदनी आपस में मिलती तो लॉन्ग डांग के चेहरे के भाव थोड़े स्थिर हो जाते। प्राचीन स्पिरिट भट्टी को अचानक कुछ महसूस हुआ और वह हल्का सा कंपन करने लगी। ये कैसी आत्मा की भट्टी है? इसमें तो पहले से ही एक डोमेन का एहसास है। यह मेजबान तो बहुत कमजोर है, लेकिन ये डोमेन कुछ खास है। अरे, ये तो छोटे पेड़ का आभा मंडल है। क्या उसने सचमुच कोई मेजबान चुना है? प्रकाश की सफेद किरणें चुपके से दीवारों से होकर निकल रही थीं और धीरे धीरे स्पिरिट भट्टी के सफेद जेड जैसे आकार में मिल रही थीं। जब तक वह पूरी तरह से मूर्त रूप में आया, एक छोटी सी सुनहरी आकृति उसके सामने तैर रही थी। ये सचमुच तुम हो? क्या तुमने कोई मेजबान चुन लिया है? क्या वे सर्वज्ञ तुम्हें जाने देंगे? वास्ट ओशन की आवाज में आश्चर्य साफ झलक रहा था। यह मेरी मर्जी है, जैसे तुम इतने सालों से इंतजार कर रहे हो, मैं भी इंतजार कर रहा हूं। हालांकि हम ज्ञान की भट्टियों का जीवन लंबा होता है, लेकिन अंततः उनका अंत होता ही है। केवल पुनर्जन्म के माध्यम से ही हम अनंत काल प्राप्त कर सकते हैं। छोटा पेड़ धीरे से बोला। विशाल महासागर ने उत्सुकता से उत्तर दिया, लेकिन जहां तक मुझे याद है, आप 10,000 साल से भी कम जीवित रहे। आपकी स्थिति को देखते हुए, अगर आप 10,000 साल और भी जीवित रहते, तब भी पुनर्जन्म का समय नहीं आता। क्या आप पहले से ज्यादा विकसित होने की उम्मीद करते हैं? यह असंभव होना चाहिए। आप तो बहुत पहले ही हम दर्शकों के स्तर तक पहुंच चुके थे। अब फिर से शुरुआत क्यों? आप मेरे जैसे नहीं हैं, जिसका शेष स्व पुनर्जन्म के बाद आध्यात्मिक शरीर प्रकट नहीं कर सकता। आपका आध्यात्मिक रूप समेकित है। छोटे पेड़ ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, हर किसी के अपने रहस्य होते हैं, है ना सीनियर? मेरे पास मेरे चयन के कारण हैं। क्या आप अपने मेजबान से खुश हैं? विशाल महासागर एक क्षण के लिए रुका। क्या तुम्हें पहले से पता था कि मैं ये कदम उठाऊंगा? वरिष्ठ, ये तुम्हारा सबसे अच्छा अवसर होना चाहिए। तुमने अपना पूरा जीवन इस दुनिया की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया है। हम तुम्हें कैसे बंद कर सकते हैं और तुम्हारे पुनर्जन्म के अवसर को छीन सकते हैं? छोटे पेड़ ने कहा। विशाल महासागर ने कुछ कड़वाहट से कहा, क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि इस बार सफलता मिलेगी? तुम्हें पता होना चाहिए कि मैंने पहले जिन मेजबानों को चुना था, वे सभी असाधारण प्रतिभावान थे। प्रत्येक की अपनी अनूठी क्षमताएं थीं और उनमें से एक की जन्मजात आध्यात्मिक शक्ति 99 तक थी। लेकिन अंत में ये सब अधूरा रह गया। आखिरकार छठी श्रेणी में सैकड़ों हजारों आध्यात्मिक शक्तियों का अभ्यास करना आसान नहीं है, और इसके लिए मेरी श्रेष्ठ आध्यात्मिक शक्ति की पुनर्स्थापना की आवश्यकताओं को भी पूरा करना होगा। छोटा पेड़ धीरे से मुस्कुराया, लेकिन शायद इस बार कुछ अलग है। अलग? किस तरह से अलग? विशाल महासागर रुक गया। उसने स्पिरिट फनेस अकादमी से 9 महान बुद्धि स्पिरिट फनेस में से अधिकांश को हटा दिया, लेकिन अपने सामने मौजूद स्मॉल ट्री को नहीं। उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि उसकी स्थिति निस्संदेह पूर्व वॉचेस के स्तर की थी। उस समय 12 वॉचेस में व्यक्तिगत शक्ति के मामले में उसका स्थान सबसे नीचे था। लेकिन स्मॉल ट्री पिछले वॉचेस की तुलना में भी निश्चित रूप से शीर्ष 3 में शामिल होगी, क्योंकि उसकी प्रतिभाशाली क्षमता अत्यंत अद्वितीय थी। छोटे पेड़ ने कहा, वरिष्ठ, कृपया मेरे नए मेजबान की शक्ति को महसूस करें।
सफेद स्पिरिट भट्टी अपने सामने की जगह छोड़ते हुए छोटे पेड़ की ओर तैरने लगी। एक सौम्य श्वेत प्रकाश स्पष्ट चंद्राकार विशाल महासागर आत्मा भट्टी की सतह पर क्षण भर के लिए टिमटिमाया। उसके बाद विशाल महासागर ने आश्चर्य से कहा, यह किस प्रकार की आत्मा भट्टी है? मुझे ये बिल्कुल याद नहीं है। यह एक डोमेन वर्ग भक्षण शक्ति है। यह मेरे दूसरे विकास के दौरान मेरी ज्वारीय तरंगों की क्षमता जैसा है, लेकिन अलग है। इस डोमेन क्षमता का उपयोग साधना से कहीं अधिक के लिए किया जा सकता है। ये कुछ नियमों जैसा भी लगता है। कोई आश्चर्य नहीं कि आपने इस मेजबान को चुना, एक आत्मा भट्टी जिसे मैंने भी पहले नहीं देखा। यह मेरे दूसरे भाई की क्षमता जैसा है। छोटे पेड़ ने उत्तर दिया, वरिष्ठ, आपको इस स्पिरिट फनेस के बारे में पता होना चाहिए। लेकिन बात बस इतनी है कि इसका मूल स्तर शायद आपके ध्यान का पात्र भी नहीं होगा। यह एक एलिमेंटल वोटेक्स स्पिरिट फनेस है। कौन का एलिमेंटल वोटेक्स स्पिरिट फनेस पहले ही एक बार विकसित हो चुका है और मेरे प्रभाव में दूसरी बार विकसित होकर तीसरे चरण तक पहुंच गया है। सीनियर को यह पहचानना चाहिए कि मेरा मेजबान और आपका मेजबान जुड़वां भाई हैं। जब वे पहली बार स्पिरिट फनेस अकादमी में आए थे तब मैंने उनका परीक्षण किया था। हो सकता है आपको अभी इसका एहसास न हो, लेकिन आपका मेजबान संभावित रूप से 7 क्लोन तक बना सकता है, साथ ही मूल स्वर यानी 8। अगर उसके 8 क्लोन हैं, साथ ही आपकी टाइडल वेव्स और वर्तमान डोमेन पावर, सीनियर, तो आपको क्या लगता है कि आपके पुनर्जन्म की कितनी संभावना है? स्पष्ट चंद्र विशाल महासागर आत्मा भट्टी पर मूल रूप से चमकदार नर्म सफेद प्रकाश हिंसक रूप से चमक गया। ये क्योंकि मुझे सीनियर की उम्मीद पर पूरा भरोसा था, इसलिए मैंने इस बार तुम्हें नहीं रोका। लॉन्ग बंधु असाधारण प्रतिभा के धनी हैं। सीनियर, तुम्हें भी अपने भविष्य पर भरोसा होना चाहिए, है ना? अब मैं समझ गया। धन्यवाद, छोटे पेड़ ने जवाब दिया। जब कौन 5वें रैंक पर पहुंच जाएगा, तब आपको सही मायने में समझ आ जाएगा। ... भोर में जब लॉन्ग कौन अपने ध्यान से जागा तो उसने तुरंत अपने शरीर में एक गर्माहट महसूस की। उसका शरीर फूल गया, मानो भीतर भरी आध्यात्मिक शक्ति से फटने ही वाला हो। उसे पहले भी ऐसी ही अनुभूति हुई थी। वह तब था जब उसके गुरु ने उसकी साधना में सहायता के लिए महादूत आलिंगन किया था। लेकिन अब उसने अभी एक साधारण रात्रि ध्यान किया था और उसे यह अनुभूति हुई थी। क्या यही वह लाभ था जो दिव्य प्रार्थना लघु वृक्ष आत्मा भट्टी ने उसे प्रदान किया था? उसकी साधना में जो तेजी आई वह सचमुच अद्भुत थी। कुछ देर आराम करने के बाद वह बिस्तर से उछलकर बाहर जाने के लिए तैयार हो गया। पहले अपने दांत साफ कर लो, चेहरा धुल लो और साफ कपड़े पहन लो, उसके दिमाग में एक कर्कश आवाज गूंजी।